Good morning, everyone. I welcome each one of you in today's 5 a.m. cash flow mastery session. Welcome, welcome, and welcome. I acknowledge each one of you for waking up early in the morning like it's a live session and आज आप मेरे साथ live हैं. Okay, great. Good to see you, Arun Bagaria ji, and good to see Yashdev ji, Sunil Uplab ji, Vikas ji, and so many people, so many people. Welcome and good morning. Let us start. आज ना बहुत 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 स्पेशल डे है. Why? Because in one of the session मैंने कलेक्शन इंजन की बात की. उस कलेक्शन इंजन के अंदर मुझे कॉल्स आने स्टार्ट हुए कि जगमोहन ठीक है, कलेक्शन इंजन का पूरा साइंस समझ में आ गया, उसको प्रैक्टिकली कैसे करना है हमने वो भी देख लिया, उसकी शीट्स, उसका अकाउंटिंग एक्सेस और उसका वर्किंग स्टाइल हमने देख लिया. लेकिन कैसा हो कि अगर आप हमारी कलेक्शन कोऑर्डिनेटर को ट्रेनिंग ही प्रोवाइड कर दें. प्रैक्टिकली करना क्या है, अब जो पीछे की साइंस है, तो एज ए बिजनेस ओनर, एज ए फाइनेंशियल कंट्रोलर हमें समझ आ गई. तो अगर उनको प्रॉपर ट्रेनिंग हो जाए तो कैसा रहे. तो जब इस तरह की कम्युनिकेशन आई तो हमने कहा लेट अस क्रिएट दिस सेशन to provide a live training to collection coordinator. So how will that be? Are you excited for today's live training to collection coordinator? If yes, then please type yes in the chat box. अरे वाह, क्या बात है. अमेजिंग, ग्रेट. सो जो हमारा पूरा का पूरा पर्सपेक्टिव है वो किस तरफ है. हमारा पर्सपेक्टिव है हाउ टू फ्लड योर बिजनेस एंड लाइफ विद कंसिस्टेंट कैश फ्लो. तो मैं आपको कैश फ्लो मास्टरी के अंदर देता हूं मिलियनियर एंड बिलियनियर्स डिजाइन, जिससे कि आप कंप्लीट फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करें अपनी लाइफ में without wasting years of life in trial and technical dependency. So without wasting much of the time, let's focus on the topic of the day. And the topic of the day is live training to collection coordinator on collection engine. अच्छा, इस दौरान अब जो आप लाइव हैं तो you can ask your question, you can give your observation, you can share your feelings in the chat box. जैसे जैसे हमारा आगे बढ़ता चला जाएगा तो जिस तरह से आप चैट बॉक्स के अंदर अपने रिएक्शन देते हैं, लाइक हाउ आर यू फीलिंग एंड योर क्वेश्चन, तो उससे क्या है कि हमारा ये जो लाइव ट्रेनिंग ऑन कलेक्शन कोऑर्डिनेटर ऑन कलेक्शन इंजन, तो उसको एक डायरेक्शन मिलती रहती है एंड यू आर परफॉर्मिंग अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल. और आप जो पार्टिसिपेंट हैं, आपके लिए सबसे बड़ा पर्सपेक्टिव क्या है कि आप जब ना इस टाइम पर फोकस तरीके से 5 AM जब आधी दुनिया सो रही है, लाइक अगर मैं बात करूं इंडिया की, तो आपने टेकअप किया और पार्टिसिपेट किया आज के सेशन के अंदर एंड नाउ योर ब्रेन विल स्टेप बाय स्टेप फोकसिंग और उस जोन के अंदर चला जाएगा कि ये सारी की सारी एस्पेक्ट आपके एक्सपीरियंशियल स्टेज के ऊपर आने वाली है. सो लेट्स डू दैट. ओके, कलेक्शन इंजन की हम बात करेंगे. द वे कलेक्शन इंजन किस तरीके से आपके बिजनेस के अंदर इंस्टॉल हो रहा है. ओके, तो स्टार्ट कहां से करें. यहां से स्टार्ट करते हैं कि ये जो कलेक्शन से रिलेटेड एस्पेक्ट है ना, ये किस किस के ऊपर एप्लीकेबल है. ये एप्लीकेबल है अगर आप मैन्युफैक्चरिंग में है तो भी आपके ऊपर कलेक्शन है, आनी है. बट आप सेल करेंगे तो पैसे आने हैं. ट्रेडिंग वालों के लिए भी एप्लीकेबल है, सर्विसेज वालों के लिए भी एप्लीकेबल है, बिल्डर, कॉन्ट्रैक्टर, डेवलपर और एनी अदर फॉर्म ऑफ बिजनेस आप हो तो आपके ऊपर ये सेशन एप्लीकेबल है. अच्छा, आप किसी भी स्टेज ऑफ बिजनेस के ऊपर हो, चाहे आप स्टार्टअप में हैं या अभी एस्टेब्लिश्ड हैं या आप एक ग्रोइंग बिजनेस के अंदर हैं और एनी अदर स्टेज ऑफ द बिजनेस, ये एक कलेक्शन कोऑर्डिनेटर का जो मैं टॉपिक लेकर आया हूं आप सबके ऊपर एप्लीकेबल है. तो सबसे पहले हम सबसे पहले हम वेलकम करते हैं कलेक्शन कोऑर्डिनेटर का. तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं कलेक्शन कोऑर्डिनेटर, आप आ जाओ.
आप आ जाओ और प्लीज रेज योर हैंड। ओके, यू हैव रेज योर हैंड। तो मैं तो इस पूरी प्रेजेंटेशन के अंदर मैं आपको वेलकम करता हूँ। अलाउ टू टॉक। Good morning, sir. Okay, good morning, Upasna. Are you there? Yes, sir, I'm here. Yes, now I have it on. तो सबसे पहले हम इस तरह से स्टार्ट करेंगे कि अब ये लाइव ट्रेनिंग हमने प्रोवाइड करनी है, तो हमने इस पूरे प्रोसेस के लिए उपासना को डेजिग्नेट किया है कलेक्शन कोऑर्डिनेटर फॉर दिस ट्रेनिंग। तो मैं क्या करने वाला हूं, अब कलेक्शन कोऑर्डिनेटर को ट्रेनिंग प्रोवाइड करूंगा। आप सभी इसको विटनेस करें। कुछ क्वेश्चन आपके माइंड में आएगा, चैट बॉक्स में डालते रहें। ऑब्जर्वेशन आएगा, चैट बॉक्स में डालें। फीलिंग एस्पेक्ट आएगा, chat box में डालें। Number of participants across the globe have joined over this 5 a.m. session today. Okay, let me start. So welcome Upasana once again. So are you able to hear my voice? Yes, sir, I'm here only and I'm ready. Okay, good. So we welcome you. आप अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं। Sir, there is no option to open the video right now. It's only for the audio session. Okay. Right. Not a problem. Not a problem. ठीक है। तो let us start. So Upasana, we welcome to you in our company as a collection coordinator, and we are truly thankful for taking on this accountability to be the most important role leader in our company. Thank you, sir. It's my pleasure. Right. So let me talk to you how the things is going to be. सबसे पहले ना उपासना, मैं आपको बताना चाहूंगा कि why टाइमली कलेक्शन इज इंपॉर्टेंट। देखो, ये जो रोल आप परफॉर्म करने के लिए जा रहे हो, तो ये कलेक्शन का है। कलेक्शन जो है ना, कंपनी के अंदर हमारी लाइफ ब्लड की तरह है। दैट मीन टू से कि हम जो सर्विसेज और एस्पेक्ट क्लाइंट को प्रोवाइड कर रहे हैं, तो जब हम गुड्स एंड सर्विसेज उनको प्रोवाइड करते हैं, तो उसके बदले में हमारा जो कंसिडरेशन कंपनी के अंदर आती है, वो बैंक के अंदर फंड आते हैं। वो बैंक के फंड ही तो है जिससे कि सैलरीज की पेमेंट कर रहे हैं। Yes. मेरे घर में दूध आ रहा है, जो आपके घर में फूड आएगा आपकी सैलरी के द्वारा, ये ना उसका पोर्शन है उस कलेक्शन का जो हम क्लाइंट से कलेक्ट करने वाले हैं फॉर प्रोवाइडिंग द बेस्ट सर्विसेज टू द क्लाइंट एंड द कस्टमर। Yes, sir. नंबर 2, अब सारे एक्सपेंसेस भी इसी कलेक्शन में से होने हैं जो कंपनी को रन करने के लिए। जो न्यू मटेरियल, गुड्स एंड एवरी एस्पेक्ट जो हम बाय करेंगे, वो भी तो उसी कलेक्शन में से होगा। इट इज, Correct. हाँ, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Yes, correct, sir. Absolutely correct. तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं? हम यहाँ पर देख रहे हैं जैसे कि हमारी ब्रेथ है ना, हम सांस अंदर है, सांस बाहर है, तो इट इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस। आपने इकोसिस्टम देखा होगा कि बादल बने, बारिश हुई, नदियों में पानी आया, समुद्र में गया, इवापोरेट गया, ऊपर गया। तो उस इकोसिस्टम के द्वारा कलेक्शन का होना ही कंपनी के ग्रोथ एंड सर्वाइवल के लिए, उसकी एग्जिस्टेंस के लिए चाहिए। डू यू एग्री विद मी ऑन दिस पॉइंट? Agreed, sir. और उपासना, आपको मालूम है, आप ना मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हो। लेट मी टेल यू व्हाई। Let me tell you, Upasana, why this is the most important role, because you are the voice of our company. देखो, जैसा आपका कंडक्ट होगा ना, कस्टमर से अल्टीमेटली 1 to 1 कौन बात कर रहा है? मैं बात करूंगा या आप बात करेंगे? Sir, मैं ही बात करूंगी. Right. So when you are actually talking to the client, the way you are talking, the way you are carrying your image is actually the image of the company. Right. Now you can either create the image of the company or it may dent on the image of the company. Why? Because collection जब किसी को पेमेंट देनी है कंपनी को, वो एक डिफरेंट मूड एंड स्विंग के अंदर होता है, और जिस तरह से आप कैरी करोगे। आर यू एबल टू रिलेट विद माय पॉइंट, उपासना? Yes, sir.
क्योंकि जो हमारी रिलेशनशिप है बेसिकली, मतलब आई एम द वॉइस ऑफ द कंपनी, आई नीड टू स्पीक विद द क्लाइंट्स फॉर कलेक्टिंग द अमाउंट एंड फॉर टेकिंग द पेमेंट। एब्सोल्युटली। अगर हम बात करें, अगर हम कंपनी को ह्यूमन बीइंग की तरह कंसीडर करें, तो ह्यूमन बीइंग यानी कि कंपनी की आवाज जो क्लाइंट के कान में जाती है वो आपकी आवाज जाती है। तो दैट इज व्हाई लाइक हमने ना बहुत ही सोच समझ के आपको इस रोल के लिए सिलेक्ट किया है। यस सर, थैंक यू। गॉट इट। चलो, अब हम ना बात करते हैं कि इस रोल को परफॉर्म करने के लिए आपको क्या-क्या करना है? क्या-क्या करना है? आर यू इंटरेस्टेड टू नो? मैं बताऊँ स्टेप बाय स्टेप क्या-क्या करना है आपको? यस सर, श्योर। कोई भी आपका क्वेश्चन आए, कंसर्न आए तो आप मुझसे पूछ सकते हो। तो मैं आपसे स्टार्ट करता हूँ। देखो उपासना, क्या करना है कलेक्शन को हमने टाइमली करने के लिए? देखो, आपको ना कस्टमर का अकाउंट पहले स्टडी कर लेना है कि अगर मैं उससे पैसे डिमांड कर रहा हूँ या कर रही हूँ, आप कर रहे हो, तो से हमने कहा कि 1,70,000 इज आउटस्टैंडिंग फ्रॉम द कस्टमर। तो आप ना सबसे पहले उस लेजर अकाउंट को स्टडी करो कि भाई ये पैसे है किस चीज के, कि व्हाट गुड्स और सर्विसेज वी हैव प्रोवाइडेड टू दैट क्लाइंट, कब वो प्रोवाइड किया था, क्या उसका इनवॉइस हमने रेज किया था। तो वो जो लेजर अकाउंट है उसके अंदर अमाउंट किस वजह से स्टैंड कर रहा है। राइट। मान लीजिए हमने जनरली उसको पूछ दिया कि सर आपके 170 आने हैं। अगर उसने क्रॉस क्वेश्चन किया किस बात के, तो कई बार होता है ना कि हमारे पास आंसर नहीं होता। अगर हम उनको ये बोलते हैं उपासना कि बस दे दो क्योंकि हमारी बुक्स के अंदर आउटस्टैंडिंग आ रहा है, लेकिन इफ दे वांट टू रिकंसाइल देयर अकाउंट, इफ दे वांट टू अंडरस्टैंड, कोई उन्होंने डिस्काउंट दिया हो, कोई उन्होंने कमीशन इंसेंटिव की एंट्री हो, कोई गुड्स रिटर्न हो गई हो, कुछ भी हो सकता है ना। यस सर। राइट। सो दैट वे द फर्स्ट थिंग, देखो सबसे पहले होमवर्क करना है। जैसे ही मैं आगे आपको बताने वाला हूं किस तरीके से अकाउंट आपके पास आएगा, तो आपने सबसे पहले कस्टमर के अकाउंट को स्टडी कर लेना है कि ये अमाउंट किस चीज के लिए रिसीवेबल है, और ना अंडरस्टैंड कर लेना प्रोफाइल ऑफ द कस्टमर को, टू हुम यू आर कम्युनिकेटिंग विद। ठीक है। क्या है कि अब देखो जो हमारे कस्टमर है ना वो अलग 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 कैटेगरी के हैं। तो आप जैसे ही सब कस्टमर की लिस्ट बनाएंगे, मैं अभी आपको उसका फॉर्मेट दूंगा, सीरियल नंबर है, लिस्ट ऑफ क्लाइंट है, उसके आगे ना अपना एक नोट मेंशन कर लेना जिसका मैंने नाम दिया है कलेक्शन कोऑर्डिनेटर क्रिएटिविटी। कि जैसे हमारा एक क्लाइंट है, उनके वहां पर जब बिजनेस ओनर को आप फोन करते हो ना, वो फोन नहीं उठाते और वो कलेक्शन से रिलेटेड एस्पेक्ट में डील नहीं करते। उस केस में उनके जो अकाउंटेंट हैं वो ही डील करते हैं। तो उनका नाम और नंबर आपने मान से मेंशन कर लिया, और जनरली वो लंच के बाद ही बात करना पसंद करते हैं। सुबह सुबह अगर उनको कलेक्शन की कॉल चली जाए तो वो उसको अच्छा नहीं मानते। वो एक पर्टिकुलर क्लाइंट है। और कुछ क्लाइंट ऐसे हैं जो कि कहते हैं कि भाई सुबह सुबह आप हमसे बात कर लिया करो क्योंकि बैंकिंग आवर्स होता है। तो वो 9:30 टू 10:30 या 11:30 तक वो बैंक की सारी आरटीजीएस ट्रांसफर्स वगैरह कर रहे होते हैं या डिटेल बना रहे होते हैं। तो उनको उस पर्टिकुलर टाइम के ऊपर ही करना है। और कुछ ना ऐसे कस्टमर हैं जो कहते हैं हम 15 दिनों में एक बार पेमेंट करते हैं। तो आप इंश्योर कर लो कि वो जो दिन आ गया है उससे 2 दिन पहले उससे बात हो जाए। तो एक बार अंडरस्टैंड आपने जरूर कर लेना है जितने भी हमने कस्टमर्स के नाम लिखे हैं उसके प्रोफाइल को। सो आर यू गेटिंग व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट? यस सर, मतलब वी शुड प्रिपेयर आवरसेल्फ बिफोर कॉलिंग टू क्लाइंट। राइट, यस। क्योंकि देखो जनरली अगर आपने सबको व्हाट्सएप मैसेजेस कर दिए, आपने सोचा कि चलो मैं अब कलेक्शन कर लेती हूँ, इतने पैसे आने हैं, और सबको व्हाट्सएप कर दिया एक साथ कि आपका इतना इतना आउटस्टैंडिंग है, तो उससे कलेक्शन आएगी क्या? नहीं। राइट। तो अब हमें ये बिल्कुल स्पेसिफिकली स्ट्रेटेजिकली पता होना चाहिए कि मेरे कस्टमर का प्रोफाइल क्या है, तो वो राइट जगह पर आपकी कम्युनिकेशन लैंड करनी चाहिए। तो आपको क्या लगता है अगर कम्युनिकेशन राइट जगह पे लैंड करेगी तो रिजल्ट बेटर आएगा? यस सर। राइट। ओके। तो अब देखो, हमेशा याद रखो, हमेशा उपासना याद रखो कि आप जिससे बात कर रहे हो ना, जिससे कम्युनिकेट कर रहे हो, देखो बात करने के बहुत तरीके हो सकते हैं। आप फोन पे बात कर रहे हो, व्हाट्सएप पे कर रहे हो, ईमेल के थ्रू कर रहे हो, लेटर कम्युनिकेट कर रहे हो, बट आपकी आवाज सुन कौन रहा है? सामने वाला जो क्लाइंट है, कस्टमर है, वो ना ह्यूमन बीइंग है। अच्छा उपासना, हमेशा याद रखना कि ह्यूमन बीइंग के पास ना बहुत सारे इमोशंस हैं।
बहुत सारे इमोशंस हैं। आर यू एबल टू रिलेट मैं किन इमोशंस की बात कर रहा हूँ? लव, हैप्पीनेस, जॉय, एंगर, फ्रस्ट्रेशन, सारे इमोशन हो सकते हैं, Yes, sir. राइट। और जब हमने उसको कॉल किया क्लाइंट को, तो उसकी सराउंडिंग है, कई बार होता है ना कोई ट्रैफिक में होता है तो सायरन की भी आवाज आ रही है, और क्लाइंट बड़ी हेजिटेशन में बात कर रहा है, लेकिन वो कहता नहीं है कि मैं रेड लाइट पे हूँ या ट्रैफिक में हूँ या गाड़ी ड्राइव कर रहा हूँ, तो लेकिन हमें पता लग जाता है ना उपासना। यस सर, क्योंकि जो जिस तरीके से रिस्पॉन्स आता है दूसरी साइड से, तो वी आर एबल टू अंडरस्टैंड कि वो किस सिचुएशन में और किस सराउंडिंग में है। राइट। और उस सिचुएशन में अगर हमने बोल दिया कि सर 3 महीने हो गए आप पेमेंट नहीं कर रहे, क्या बात है, तो क्या उसका रिएक्शन आएगा? यस सर, डेफिनिटली आएगा। तो राइट, तो हमें क्या करना है उस केस के अंदर, सराउंडिंग को खुद ही रिकॉग्नाइज करते हुए करना है कि अच्छा सर मुझे लग रहा है कि शायद आप ट्रैफिक में हो, ठीक है आप ऑफिस शायद जा रहे होंगे, तो मैं आपको 1 घंटे में फोन कर लूं। तो क्योंकि तो सामने वाला क्या कहने वाला है, अप्रिशिएट करेगा। यस श्योर। यस, यस, राइट। तो अभी ना हमने मतलब, क्योंकि ह्यूमन बीइंग से डील कर रहे हैं ना, ह्यूमन बीइंग से डील कर रहे हैं, तो उपासना हमें, जैसे हमारे अपने इमोशंस होते हैं, हम चाहते हैं कि हमारी फीलिंग्स का ध्यान रखा जाए, हमारी टाइमिंग का ध्यान रखा जाए, तो कभी किसी को ओड टाइम पे फोन नहीं करना, या उससे अगर प्रायर अरेंजमेंट सेट हो गई है तो फिर उसी टाइम के ऊपर करना है। जरूरत से ज्यादा फॉलोअप डाल दिया उसके ऊपर कि पैसे दे दो, पैसे दे दो, पैसे दे दो, पैसे दे दो, तो उसको अप्रिशिएट करने वाला है कि डेप्रिशिएट करने वाला है उस बात को? सर डेप्रिशिएट ही करेगा। देख लो। अब जबकि पेमेंट हमारी जेन्युइन है, पेमेंट हमारी जेन्युइन है, सर्विस हमारी प्रॉपर दी हुई है, अमाउंट ओवरड्यू हो चुका है, अमाउंट ओवरड्यू हो चुका है, 20 दिन ओवरड्यू हो चुका है, लेकिन हमने ही पैसे लेने हैं, लेकिन उसकी सराउंडिंग को ध्यान ना रखते हुए हमने उससे बस फायरिंग कर दिया, उसको बम्बार्डमेंट कर दिया। तो इस तरह की पेमेंट जो है वो ईगो 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 सिस्टम के अंदर फंस जाती है, तो वो कहते हैं कि अब लेके दिखाओ पैसे। तो अब हमने क्या करना है, ह्यूमन इमोशंस का सामने वाले को ध्यान रखना है। तो दैट इज व्हाई मैंने उपासना आपसे कहा कि जैसे जैसे आप क्लाइंट्स के नाम लिखते जा रहे हो ना, तो अपनी कलेक्शन इंजन के अंदर अपनी क्रिएटिविटी वहां पर मेंशन कर लेना। यू गॉट माय पॉइंट? यस सर, गॉट इट। राइट। ओके। देखो, आपने ना सुनने के ऊपर पूरा फोकस करना है। तो आप ना उसके रियल वर्ल्ड को जो प्रेजेंट हो, तो आपने उससे जब बात की, तो उपासना जब वो कस्टमर पेमेंट दे रहा है ना या बात कर रहा है उसकी, उसको ना बोलने दो, उसको बोलने दो, उसको कनेक्टिंग और जोड़ दो। अच्छा, ओके, राइट, ठीक है, अच्छा अच्छा, राइट राइट राइट, यस यस, ओके, राइट, टक। तो आपने कनेक्टिंग वॉइस देनी है बीच में, कनेक्टिंग वॉइस। तो सुनो, सेकंड टाइम जब आप उसको फोन कर रहे हो इन फ्यूचर, तो पिछली कॉल में उसने जो बोला था ना, उसने जो वर्ड दिए थे, तो उस वर्ड को उसको रिमेंबर कराना है। जो इंटेग्रिटी है ना, जो ह्यूमन वर्ड है, वो बहुत मैटर करते हैं। अगर पुरानी से पुरानी पेमेंट उपासना मैंने देखा है कि जब मैंने उससे जबरदस्ती लेने की कोशिश की, उसने नहीं दी, लेकिन जब उसने वर्ड देने शुरू किए कि ठीक है मैं 4-5 दिनों के अंदर करवा देता हूँ, तो आपने एग्जैक्टली 5वें दिन के ऊपर फोन किया कि सर वो लास्ट टाइम आपसे बात हुई थी, आप कह रहे थे 4-5 दिन में कर देंगे, तो फिर मैंने अकॉर्डिंगली फ्राइडे का टाइम आपसे किया था, तो सर अब हो जाएगी ना? तो वो कहता नहीं नहीं, मैं अभी फंसा हुआ हूँ, तो मेरे को 15 दिन का टाइम और दो। राइट सर, 15 दिनों में। तो आप उसके वर्ड को, उसके बाद उसने जो कंडीशंस बताई आपने उसको लिख लिया, एंड देन 2-3 टाइम के अंदर पाइपलाइन कंसेप्ट के हिसाब से हमने काम करना है, क्योंकि एक से बात की, दूसरे से बात की, तीसरे से बात की, क्योंकि क्या होता है रोज ही पास्ट की पाइपलाइन के हिसाब से कुछ ना कुछ वर्ड रहेंगे, और हमारे लिए जो कस्टमर के दिए गए वर्ड हैं वो हीरे मोती हैं, वो डायमंड है, वो पर्ल है। वो जो बोल रहा है ना, उसको उसी के वर्ड के ऊपर ही हमने एक्नॉलेज करना है, उसी के वर्ड के ऊपर ही हमने उसको क्या करना है, होल्ड टू अकाउंट करना है। तो इस सब के लिए लिसनिंग इंपॉर्टेंट है क्या? यस सर, बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर हम उसको सुनेंगे ही नहीं प्रॉपर्ली, तो उस तरीके से आगे एक्शंस कैसे ले पाएंगे। राइट। तो अगर हम इसी बात पे अड़े रहेंगे, नहीं सर मुझे नहीं पता, आप तो बहाने मारते रहते हो, मुझे नहीं पता जी, आप ना बस पैसे दो,
पैसे दे दो, पैसे दे दो, तो वन वे ट्रैफिक हो जाएगा। तो ये ना सिर्फ उस केस के अंदर तो काम कर जाता है जहां पर आपने किसी को लोन पर पैसे दिए हैं और जबरदस्ती पैसे निकलवाने हैं, लेकिन जहां पर बिजनेस ट्रांजैक्शंस होती है ना, तो वहां पर हमें बिजनेस एक बड़ा ही डायनामिक सिनेरियो है। जैसे देखा जाए तो उस डायनामिक सिनेरियो के अंदर आप जो रोल परफॉर्म कर रहे हो, देखो जब आप उसके वर्ड को सुनोगे तो कुछ ऐसी टेक्निकलिटी आपको समझ आती है, तो आपको ज्यादा टेक्निकलिटी में जाने की जरूरत नहीं हो उपासना। आपने क्या करना है, तो वो जो आपका टेक्निकल स्पेशलिस्ट है ना, जो मैंने आपको बताया है, अभी उसके बारे में बताता हूं, मनमोहन जी। तो मनमोहन जी टेक्निकल स्पेशलिस्ट हैं, तो आप उनसे बात कर सकते हैं, ताकि उनकी बातों को डी कोड करना हो तो टेक्निकल स्पेशलिस्ट हमारे ऑफिस से बता देंगे आपको, राइट। क्योंकि सेल तो वो देखते हैं सारी, उनको मालूम है कि इस कस्टमर को क्या बोल के सेल की हुई है और वो क्या कह रहे हैं कलेक्शन के टाइम के ऊपर। तो लिसनिंग के ऊपर आपने ध्यान देना है। राइट सर। और ना देखो, कलेक्शन कोऑर्डिनेशन का बड़ा इंपॉर्टेंट काम कर रहे हो, लेकिन यहां पर ना आपको उपासना पूरी की पूरी अटेंशन देनी है। किस बात के ऊपर देनी है, कोई कंप्लेंट उसके दिमाग में चल रही है, कोई सवाल उसके दिमाग में चल रहा है, कोई अनरिजोल्व्ड एस्पेक्ट उसके दिमाग में चल रहा है। देखो, उस कंप्लेंट होगी, क्वेरी होगी, अनरिजोल्व्ड एस्पेक्ट होगा ना कस्टमर का, ये एक बड़ा मेजर कारण है डिले होने का। अब मान लीजिए उसकी एक कंप्लेंट है कि मैं आपको पैसे नहीं दे रहा, पहले मुझे ये करके दो जो आपने प्रॉमिस किया था, तब मैं करूंगा, और मेरी फाइलें घुमा दी आपने, मेरा मेरा सामान आपने अपने पास रखा हुआ है, या मेरे पास अभी जीएसटी का इनपुट नहीं मिला, वहां स्टैंड नहीं कर रहा, या उसकी कोई क्वेरी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो हमें उसको इग्नोर करना है कि उसको टेंशन देनी है? अटेंशन देनी है। यस, यस, यस। इस चीज को ना आप याद रख लो, गांठ बांध लो कि हमने उसको अटेंशन देनी है। क्योंकि अगर हमने उस समय उसकी कंप्लेंट को, क्वेरी को, अनरिजोल्व एस्पेक्ट को अटेंशन दे दिया, तो समझ लो हो गया। कई बार हम भी जाते हैं ना, मैकडोनल्ड में गए और बर्गर के लिए गए, मतलब मैं जाता हूँ, आप भी जाते होंगे, तो या कोई भी रेस्टोरेंट में कहीं जाएंगे, तो वहां पर जिस चीज को आपने डिमांड किया, आपको थोड़ा सा डिफरेंट मिला, तो आप थोड़ा सा गुस्से में और कंप्लेंट मोड के अंदर आ जाते हो। इसका मतलब ये थोड़ी है कि आपकी अब मैकडोनल्ड वालों से, आपकी मैकडोनल्ड वालों के साथ में कोई दुश्मनी हो गई, कोई लड़ाई हो गई कि हमने गांठ बांध ली कि उसने वो कर दिया। तो आप क्या करते हो, अपनी कंप्लेंट देते हो, क्वेरी देते हो, फिर आराम से वो आपकी रिजोल्व भी कर देता है, फिर बाद में खुशी खुशी करके थैंक यू करके भी वो भी जाता है, थैंक यू करके आप भी जाते हो। आर यू एबल टू रिलेट व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट? यस सर। Any complaint, query or unresolved aspect of the customer is very temporary, और हमें उसके ऊपर पूरी अटेंशन देनी है। छोटी छोटी चीजों के ऊपर हम उस समय अटेंशन दे देंगे ना उपासना, तो वो इशू कभी बड़ा बनेगा ही नहीं। प्रॉब्लम ही यहां पर है। देखो, जब तक कोई मैटर मेरे तक पहुंचता है, मैनेजिंग डायरेक्टर तक पहुंचता है, तब तक बात इतनी बिगड़ चुकी होती है, और फिर वहां पर वो पेमेंट किसी न किसी लीगल एस्पेक्ट के अंदर फंस जाती है। मैंने क्या बोला, आप क्या हो, वॉइस ऑफ द कंपनी, और सबसे पहले रियली खुल के वो किससे बात करता है, आपसे बात करेगा, यस। राइट। ठीक है, आगे देखो। तो यहाँ पर सुशांत भाटिया जी जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि आर वी अप्लाइंग प्रिंसिपल ऑफ स्पिल सेलिंग हियर? सर, इट्स अ साइंस, इट्स अ साइंस, इट्स अ लाइफ। तो यू कैन से यस। विवेक जी कह रहे हैं कि विल दिस सेशन बी रिकॉर्डेड इन योर 5 year मास्टर क्लास ऑन जेएस? यस विवेक जी, ये रिकॉर्ड आपको जेएस से ऑनलाइन की जो हमारी पोर्टल है उसके ऊपर मिल जाएगा। चलो उपासना, आगे बढ़ते हैं। ओके, नाउ अगेन आई गेट बैक टू यू। ऑलवेज, ऑलवेज उपासना, इस बात का ध्यान रखना है कि जब आपने कॉल कंप्लीट की अपने कस्टमर के साथ में जिससे बात कर रहे हो, तो वो कहीं भी क्लोज करे अपनी बात को, लेकिन आपको हमेशा डेट और टाइम के साथ में क्लोज करना है। डेट और टाइम के साथ में क्लोज करना है। दैट मीन टू से, उसने कहा कि नहीं नहीं अभी ना थोड़ा मैं पेमेंट दे नहीं पाऊंगा, आप ना 3-4 दिन बाद करना। 3-4 दिन का मतलब है कि आज अगर मंडे है तो चौथा दिन देखो कौन सा है, तो आपने फटक बोलना है 3-4 दिन, यानी कि ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। तो ठीक है सर, मैं फ्राइडे 1 बजे के आसपास कॉल कर लूँ आपको। ठीक है सर, मैं आपको ना फ्राइडे 2 बजे के बाद बात कर लूंगी। आप पूछ भी सकते हो, बता भी सकते हो, लेकिन जब भी कॉल कंक्लूड करोगे, डेट और टाइम के साथ में करोगे। आर यू गेटिंग द पॉइंट व्हाट आई एम टेलिंग टू यू वासना? यस सर, गॉट इट, कि हमें एक स्पेसिफाइड डेट एंड टाइम मिल जाएगा, तो उस पे हम अपना नेक्स्ट कॉल जो है वो कर सकते हैं। राइट। अब डेट एंड टाइम क्या क्लाइंट बताएगा कि आपको क्रिएट करना है?
So depending upon the call, we can conclude this कि अगर client ने बता दिया तो हम उसको note कर सकते हैं या फिर हम उनको खुद भी suggest कर सकते हैं. राइट। और आपको बिल्कुल स्पेसिफिक होना होगा, कॉन्फिडेंट होना होगा डेट और टाइम बताने के अंदर कि ठीक है जी, मैं फिर आपको फ्राइडे 3 बजे के बाद कर लेती हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? Yes, sir, right. This is something which is very very important. This is a game changer, उपासना। देखो, टेक्निकल स्पेशलिस्ट, अब मनमोहन जी ना हमारे ऑफिस में टेक्निकल स्पेशलिस्ट हैं, वो सेल्स का सारा कुछ देखते हैं, कस्टमर से बात वगैरह, कोई क्वेरी आती है, कुछ एस्पेक्ट होता है, जब सेल करनी होती है, कुछ करना होता है, वो हमारे जीएम सेल्स हैं। तो वो टेक्निकल स्पेशलिस्ट हैं। तो अब आपने क्या करना है कि कोई भी क्वेरी क्लाइंट की आई, कंप्लेंट आया, अनरिजॉल्व्ड एस्पेक्ट हुआ, तो आप ना उनसे डिस्कस कर लो कि मैं कलेक्शन की फोन कर रही थी, उन्होंने कहा माल तो मिला ही नहीं, पैसे किस बात के मांग रहे हो, या हमारी तो बात हुई थी, आप हमें 30% क्वांटिटी डिस्काउंट दोगे, इतना माल हमने अचीव कर लिया, आपने कहा था जी 4% कैश डिस्काउंट देंगे। ऐसे करके कोई भी टेक्निकल पॉइंट आपके पास आता है तो आपको ज्यादा उसके ऊपर परेशान होने की जरूरत नहीं है, उस पॉइंट को नोट करो और आप किससे पूछोगे? Technical specialist मनमोहन जी. यस, आप टेक्निकल स्पेशलिस्ट से पूछोगे, ये मैं डेजिग्नेट कर रहा हूँ आपके साथ में। लेकिन अगर कोई बात नहीं, जैसे आप देख लेना कि हमने ना कस्टमर को क्लाइंट वाइज भी हमने टीम वाइज भी डिवाइड किया हुआ है, तो देख लेना कि कौन से कस्टमर को कौन सा सेल्स वाला डील करता है, आप उससे भी बात कर सकते हो अगर कोई क्वेरी ऐसी है तो। ठीक है. देखो, अब क्या है कि आपको सिर्फ और सिर्फ, सुन लो उपासना, आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी एक्सेल की शीट में, जिसको गूगल ड्राइव की कलेक्शन इंजन बोलते हैं, उसके अंदर खाली रिमार्क्स डाल के भूल नहीं जाना है। उस क्वेरी को रिजोल्व करने की मेन प्राइम की रिस्पॉन्सिबिलिटी उपासना आपकी है। किसकी है? मेरी ये सब. डू यू टेक दिस अकाउंटेबिलिटी? Yes. बस बस बस, थैंक यू उपासना। बस ये पकड़ लो, कलेक्शन कोऑर्डिनेटर में आपको अपनी कंपनी में अपॉइंट करने का ना, ये सिंगल मोस्ट रीजन था कि आज के बाद जब कोई भी कॉल आपकी कस्टमर को चली गई और कस्टमर ने एनी पॉइंट, कुछ भी पॉइंट रेज किया, तो वो अल्टीमेट अकाउंटेबिलिटी ना अब आपकी है। अब हम ये नहीं कहेंगे कि मैंने तो मनमोहन जी को बता दिया था, मैंने तो जगमोहन सर को बता दिया था, मैंने तो कंसर्न सेल्स वाले को बता दिया था, मैंने तो प्रोडक्शन वालों को बोला था कि वो कर देना, लेकिन अभी तक उन्होंने किया नहीं। मैंने दोबारा कस्टमर को फोन किया तो कस्टमर ने कहा मेरी प्रॉब्लम तो सॉल्व हुई नहीं। ऐसा नहीं है। आप लूप कंप्लीट करोगे। आप क्या करोगे? लूप पूरा कंप्लीट करोगे। कस्टमर से क्वेरी आपके पास आई, आपने क्वेरी रेज की अपने कंसर्न टेक्निकल स्पेशलिस्ट के पास, वहां से आंसर किसने लेना है? बताओ किसने लेना है? Sir, मैंने ही लेना है क्योंकि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. एब्सोल्युटली, दिस इज द कोर रीजन। देखो ये ना, इसको समझ लो, ये साइंस है, इसकी वजह से ही आप हो जो भी कम्युनिकेशन, तो कोऑर्डिनेट करना है ना, कलेक्शन कोऑर्डिनेट, मतलब कोऑर्डिनेशन का साइकिल पूरा का पूरा उपासना आपने कंप्लीट करना है। बिकॉज अब इंटरनल जो 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 कनेक्शन है, यानी कि अगर हमारे कंपनी के अंदर मोती हैं तो आप उन मोतियों का धागा हो, तो इंटरनल कम्युनिकेशन की वायरिंग को आप कंप्लीट कर रहे हो, और एक्सटर्नल कस्टमर के वर्ल्ड के साथ में जो कनेक्टेड हो, आपकी वॉइस से, आपकी कम्युनिकेशन के साथ में वो रियल एस्पेक्ट कंसर्न हमारी कंपनी के अंदर आया और आपने उसको कंप्लीट करा लिया। दिस इज द वायरिंग we are thinking of installing, and you are definitely so capable of doing that, and we are proud of you. देखो, रिस्पॉन्ड बैक जरूर करना है, रिस्पॉन्ड बैक जरूर करना है कस्टमर को क्वेरी रिजोल्व होने के बाद। मान लीजिए क्वेरी रिजोल्व करा दी, आपके सामने रिजोल्व हो गई, उसका क्वेश्चन रिजोल्व हो गया, चाहे टेक्निकल स्पेशलिस्ट ने या सेल्स वाले ने बात कर ली, आप जरूर कस्टमर को फोन करके बोलोगे, हाँ जी वो आपसे लास्ट टाइम बात हुई थी ना, तो आपने ये कहा था, चलो ये काम आपका हो गया और थैंक यू सर। तो ये आपको करना है। कैन यू टेल मी क्यों करना है? क्योंकि उनको एटलीस्ट पता होना चाहिए, उनको अवेयर करना है कि जो भी कन्वर्सेशन हुई थी वो कंप्लीट थी, मतलब जो भी उनकी क्वेरी आई थी दैट हैज बीन रिजॉल्व्ड एंड वो कंप्लीट हो गई है. एब्सोल्युटली। और सेटिस्फाई द क्लाइंट. एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली उपासना, और जो आपने बिल्डअप किया है जो पूरा का पूरा उसके साथ में कम्युनिकेशन, तो उससे क्या हुआ कि उससे 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 वी केयर फॉर देम।
जैसे ललित शर्मा जी भी कह रहे हैं, वी केयर फॉर देम। मतलब ऐसा नहीं है कि बस पैसे ही मांगते रहते हैं, पैसे दे दो, पैसे दो, पैसे दो, पैसे दो, व्हाट्सएप पे पैसे दो, पैसे दो, पैसे, ऐसा नहीं करते हम। जो है उसको केयर भी करते हैं। और अभी सुशांत भाटिया जी क्या कह रहे हैं कि क्या उपासना सीआरएम की तरह ऑपरेट कर रही है एंड शी इज ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर पेमेंट ऑफ कलेक्शन। देखो, आपकी कंपनी के अंदर अगर वॉल्यूम ज्यादा है तो आप कलेक्शन के लिए स्पेसिफिकली कलेक्शन कोऑर्डिनेटर अपॉइंट कर सकते हो। अगर वॉल्यूम कम है तो जो आपकी सीआरएम है, तो सीआरएम का जो 1 घंटा होगा, मान लीजिए लंच के बाद 2 से 3 बजे का, या 2 घंटे होंगे या 3 घंटे होंगे, तो यानी कि टाइमिंग सेट कर सकते हैं उस दौरान, उस पीरियड के दौरान एज ए कलेक्शन कोऑर्डिनेटर, स्पेसिफिकली कलेक्शन कोऑर्डिनेटर की तरह काम करने की। और उनके केआरए में एडिशनल भी डाल सकते हैं कि आपको दोनों काम करने हैं पूरे टाइम के अंदर मैनेज करते हुए। सो दैट मीन टू से यू कैन हैव, सो सीआरएम इज वन पर्सन and collection coordination is the key area of CRM. तो depending upon the size and nature of your business you can have a separate, कोई काम बढ़ गया, अब CRM के पास वैसे ही टाइम नहीं होता सब चीजों को ओके करने का, और अगर अकाउंटेबिलिटी डालेंगे तो पता लगे कि वो चीजें बस्ट हो सकती हैं। तो आंसर इज मर्ज भी कर सकते हैं, सेपरेट भी कर सकते हैं। मर्ज करेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। अगर मर्ज करना टाइमिंग की वजह से प्रॉब्लम आ रही है तो स्पेसिफिकली कलेक्शन कोऑर्डिनेटर, तो कलेक्शन कोऑर्डिनेटर तो होनी है ना कंपनी के अंदर, दैट इज द नीड ऑफ द डे। कलेक्शन ही तो एक एरिया है जहां पर सारे पैसे कस्टमर के पास फंसे हुए हैं, डेटर्स के पास फंसे हुए हैं। इधर स्टॉक बढ़ता चला जा रहा है, इधर से डेटर्स बढ़ते चले जा रहे हैं, इधर से क्रेडिटर्स जान खा रहे हैं। अब हमें कोई पैसे मांगता है, हमें कोई पैसे मांगता है तो हम खटाक से उसको पेमेंट कर देते हैं, तो बीच में वर्किंग कैपिटल का गैप आता चला जा रहा है। तो वर्किंग कैपिटल का जब खटा क्रिएट होगा तो बिजनेस ग्रो कैसे करेगा? सो दैट इज द रीजन द रोल ऑफ द कलेक्शन कोऑर्डिनेटर इज सुप्रीम, बिकॉज शी इज इन फैक्ट क्रिएटिंग द इमेज, गुडविल, क्रेडिबिलिटी एंड प्रोफेशनलिज्म ऑफ योर कंपनी। चलो उपासना, मैं अब आपके पास आता हूं। देखो फीडबैक, आपने ना फीडबैक लेना है क्लाइंट का, ये आपके रोल का पार्ट है। हमने ना एक फीडबैक की पॉलिसी बनाई हुई है, वो पॉलिसी डॉक्यूमेंट में अभी आपको दे देता हूं। तो 3 लाइनों की पॉलिसी है, बड़ी सिंपल है। कुछ क्लाइंट ऐसे हैं जिनसे हम मंथली फीडबैक लेते हैं, कुछ क्लाइंट ऐसे हैं जिनसे हम क्वार्टरली फीडबैक लेते हैं, कुछ क्लाइंट ऐसे हैं जब नए बनते हैं तो हर ट्रांजेक्शन के बाद हम फीडबैक लेते हैं। तो हर कस्टमर के आगे ना हमने उसकी फीडबैक का लिखा हुआ है कि कब लेना है फीडबैक, पीरियोडिक लेना है कि हर ट्रांजेक्शन के बाद लेना है। जो रेगुलर कस्टमर है उनसे हम जनरली मंथली लेते हैं। तो आप इंश्योर करना कि जब भी फीडबैक की आप कॉल उससे ले रहे हो तो एक पॉजिटिव नोट के साथ वो कॉल कंक्लूड होनी चाहिए। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट? Yes, sir. Why feedback is important, Upasana? Basically, we come to know about the feedback of client, that what he is thinking right now, and about the services basically. Absolutely. तो ये बहुत प्रोएक्टिव हो जाएगा ना, प्रोएक्टिव। Yes. आपको क्या उसकी नंबर ऑफ कंप्लेंट, क्वेरी कम हो जाएंगी? यस सर, क्योंकि हम उसको अगर रेगुलर बेसिस पे फीडबैक लेते रहेंगे और उनकी क्वेरीज को रिजॉल्व करते हुए रहेंगे, तो दैट विल कम्स टू एन एंड एट अ टाइम। यस, तो ये आपने ना करना है। अच्छा, तो आपको ना एक स्ट्रेटेजी को फॉलो करना है जिसको मैं कहता हूं कनेक्टिंग डॉट स्ट्रेटेजी। कनेक्टिंग डॉट स्ट्रेटेजी का मतलब ये है कि कनेक्ट विद लास्ट रिमार्क। मैं क्या कहना चाहता हूं कि जब आपकी लास्ट टाइम उससे बात हुई थी तो जो आपने स्ट्रेटेजी के हिसाब से बिल्डअप करके उससे बातचीत कर रहे थे, उसकी रेफरेंस दे के ही अगली बात करनी है। जैसे उसने लास्ट राइट। में कहा था कि भाई ऐसा है कि जब मेरे पास नेक्स्ट मटेरियल आप सप्लाई करोगे ना तो उसकी पूरी पेमेंट कर दूंगा, और पिछली जो आउटस्टैंडिंग कोरोना से पहले की जो पेमेंट है उसको 10% उसमें से भी रिलीज करता रहूंगा। याद है उसने पिछले रिमार्क्स में ऐसा कहा था, आपको देखकर पता लग जाएगा। यस और सर। अब आपको ये ध्यान रखना है कि सर इतनी पेमेंट आपने कर दो और इतनी देनी थी अभी तक आई नहीं आपकी। तो ये कई बार क्या होता है, छोटी छोटी चीजें होती हैं जो कि स्किप कर जाती हैं। और कनेक्टिंग डॉट स्ट्रेटेजी के अंदर जिस मूवमेंट पे हर बार नया खड्डा नहीं खोदना कि सर पेमेंट दे दो, एवरी टाइम वी नीड टू कनेक्ट कि उससे लास्ट बातचीत क्या चल रही है। ये मैं कलेक्शन इंजन में आपको दिखाता हूँ। दैट इज व्हाट द कनेक्टिंग डॉट स्ट्रेटेजी आई एम टॉकिंग अबाउट। इज इट क्लियर टू यू? यस सर, क्लियर। गॉट इट। तो उपासना देखो, जब उससे बात हुई तो नेक्स्ट एक्शन क्या है उसको लिखना होगा। देखो,
आपने ना जो भी उससे बात की है उसके प्रोफेशनल रिमार्क्स लिखने हैं। प्रोफेशनल रिमार्क्स क्या होगा कि पहली तो जो उसने बोला ना उसको एज इट इज लिख दो, प्लस उसमें कुछ ऐसा लिख दो ताकि नेक्स्ट टाइम जब आप अपने पिछले रिमार्क्स को पढ़ो तो एटलीस्ट आपको भी पता रहो। Yes. और अगर टेक्निकल स्पेशलिस्ट भी आपके द्वारा लिखे गए रिमार्क्स को पढ़ना चाहता है तो सिर्फ पढ़ के समझ आ जाए, बार बार उसको आपको बुलाना ना पड़े। Right. अगर हम कभी 2 3 4 महीने के बाद उस क्लाइंट का पास्ट देखना चाहें कि इससे कब कब क्या क्या बात होती रही है, तो आपको क्या लगता है कि अगर आपके रिमार्क्स बड़े प्रोफेशनल होंगे, इफेक्टिव होंगे, इजी टू अंडरस्टैंड होंगे और क्लियरली स्पीक कर रहे होंगे कलेक्शन स्ट्रेटेजी के बारे में, तो इससे आसानी होगी कि मुश्किल होगी? यस सर, बेनिफिट ही होगा और आसानी होगी, क्योंकि जो भी इसने मार्क्स को पढ़ेगा तो दे विल इजीली अंडरस्टैंड व्हाट्स गोइंग ऑन। तो उन्हें पता लग जाएगा कि लास्ट कन्वर्सेशन क्या हुई थी और उसमें हम नेक्स्ट क्या कर सकते हैं अगर उनकी इंटरफेरेंस चाहिए। यस यस उपासना, और आपको मालूम है आप जो प्रोफेशनल रिमार्क्स लिखते हो ना, ये फ्यूचर में हमारी सेल्स टीम को क्लाइंट के साथ नेगोशिएट करने में भी बहुत 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 आसानी देते हैं। क्यों? क्योंकि आपने तरीके से रिमार्क्स लिखे हैं। अगली बार जब रेट की डिस्कशन होती है तो वहां पर वो क्लाइंट रेट बहुत कम कराने की कोशिश करता है, और जब हम उसको हल्का सा रेफर करते हैं पेमेंट के बारे में तो फिर उसको ध्यान आता है। ये सारे के सारे रिमार्क कई बार ना गूगल शीट हम उसे डिस्कस भी कर लेते हैं नेगोशिएशन टेबल के ऊपर, which should be clearly, otherwise यानी कि आपका एक्टिविटी कंपनी की जीपी मार्जिन प्रॉफिटेबिलिटी को इंक्रीज करने में भी बहुत काम आ रहे हैं। हो सकता है कि कुछ ऐसे कस्टमर हो जो देते ही लेट पेमेंट है, तो उस केस के अंदर ना हम स्पेशल रेट भी लगाते हैं। वे जो लेट ही देते हैं, इतना हमसे मेहनत कराते हैं, और नेगोशिएशन टेबल के ऊपर जब वो रिमार्क्स देखते हैं तो फिर हम कहते हैं चलो ठीक है, अगर बैंकों से ब्याज लेके ओडीसीसी लेके हमने आपको माल सप्लाई करना है, आपके पास पैसे पड़े ही रहने हैं, तो भाई साहब आपके पास जो रेट है वो 33 रुपए नहीं लगेगा, 34 रुपए लगेगा, बोलो 34 रुपीज लगेगा। पेमेंट आपकी हमेशा डिले आती है। चलो अगर आपको पेमेंट 90 डेज की चाहिए ना, तो पेमेंट 90 डेज की ले लो। पास्ट का आपका एक्शन कंडक्ट क्या रहा है, कभी भी 30 डेज में पेमेंट तो की नहीं आपने, 90 डेज में पेमेंट की है, तो रेट आपका 33 रुपए नहीं लगेगा, 34 रुपीज लगेगा। तो उपासना, आर यू एबल टू रिलेट कि आपके रिमार्क से कितने इंपॉर्टेंट है? यस सर। यस। तो नाउ द पॉइंट हियर इज कि आपने ना केवल नेक्स्ट एक्शन लिखना है बल्कि उसकी डेट भी डालनी है कि अब नेक्स्ट बात करनी कब है। जैसे अब मेरे अभी एग्जांपल दिया था कि मंडे को उसने बोला कि 3 4 दिनों के बाद बात करनी है, तो हमने क्या बोला, फ्राइडे को 2 बजे मैं कॉल करूंगी। तो आपने अपनी शीट के अंदर वो नेक्स्ट एक्शन डेट मेंशन कर देनी है ड्रॉप डाउन के अंदर। उसमें होता है ना फिल्टर लगा के ड्रॉप डाउन होता है, जैसे उसको डेट के फॉर्मेट में सिलेक्ट करके करोगे, उसको असेंडिंग डिसेंडिंग में लगाएंगे तो हमें पता लग जाएगा कि आज किस किस से बात करनी है। तो नेक्स्ट एक्शन डेट मेंशन करना इंपॉर्टेंट है। आर यू क्लियर ऑन दिस? यस। ये कुछ उपासना ऐसी चीजें हैं जिसको आप स्किप नहीं कर सकते। अब ऐसा नहीं होगा कि बस कस्टमर से बात कर ली और हमने एक छोटा सा रिमार्क लिख लिया। क्या लिख लिया कि क्लाइंट इज डिनाइंग टू मेक द पेमेंट, क्लाइंट इज डीलिंग विद समथिंग, इसमें किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा। तो नेक्स्ट डेट क्या है ये भी समझ नहीं आ रही। तो ये मैं इसलिए ज्यादा समय लगा रहा हूं नेक्स्ट एक्शन के रिमार्क्स के ऊपर और डेट के ऊपर, क्योंकि इसी ने ही कनेक्ट करना है डॉट को, इसी ने पूरी की पूरी साइंस क्रिएट करनी है हमारे कलेक्शन इंजन के अंदर। तो दैट इज व्हाट इंपॉर्टेंट। जब प्रैक्टिकली अभी मैं करूंगा ना आपके साथ, तो आपको पता लगेगा ये कहां पर लिखना है। मैं भी कर रहा हूं, आई विल बी डूइंग दैट along with you. ओके, आ जाओ। देखो क्या करना है, आपने डेली जाने से पहले टेक्निकल स्पेशलिस्ट से एक बार गुड इवनिंग करते हुए जाना है। अगर इवनिंग में किसी वजह से उनसे नहीं फिजिकली आप जाते हुए बात कर पाए या उस स्पेसिफाइड टाइम के ऊपर, तो फोन पे आपने अपडेट कर देना है टेक्निकल स्पेशलिस्ट को। नहीं तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग जब आप आओगे ना, तो उनको आपने आज का अपडेट दे देना है कि आज की आपकी विंस क्या रही, क्या जीत हासिल की आपने, दैट मीन टू से कहाँ से क्या कलेक्शन आई और क्या ऐसा अच्छा रहा आज, अपनी विन को आप उसके साथ में शेयर करोगे। और कोई इशू आ गया मान लीजिए आज की डेट में किसी का, तो आपने ना जाने से पहले या कल सुबह उस इशू को डिस्कस कर लेना है टेक्निकल स्पेशलिस्ट के साथ में। तो क्या होगा कि आप अपने माइंड को ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम मैच्योर कर ही लोगे कलेक्शन करते करते। एट द सेम टाइम जो हमारे टेक्निकल स्पेशलिस्ट है ना, वो भी आपको कुछ स्ट्रेटजीज और क्रिएटिव आइडिया दे देंगे। तो कैसा रहेगा अगर आप ऐसा करते हो तो?
सर कुछ क्रिएटिव आइडियाज मिलेंगे हमें टेक्निकल स्पेशलिस्ट से, और उनके पॉइंट ऑफ व्यू से हम और ज्यादा डेवलप हो जाएंगे, और हमें फ्यूचर में पता लगता रहेगा कि क्या क्या आइडियाज यूज करके और डिफरेंट क्लाइंट्स के ऊपर हम उसको एप्लीकेबल कर सकते हैं। राइट, एब्सोल्युटली। और हमने ना कोई नेगेटिविटी वाला माहौल क्रिएट नहीं करना है। क्या होता है कि जब करेक्शन के लिए आप कॉल करते हो, कोई कहता है पैसे नहीं है, नहीं देंगे, आज नहीं देंगे, कल नहीं देंगे, कर देंगे, बोला तो था, तो धीरे धीरे ना आपके मन के अंदर ना एक नेगेटिविटी क्रिएट होने की संभावना होती है, और हम खुद ही क्रिएट करते हैं। अरे नेगेटिविटी थोड़ी है ये तो बेसिकली द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल है जो आप परफॉर्म कर रहे हो। तो उस नेगेटिविटी अगर क्रिएट हो भी गई किसी वजह से, उसको पॉजिटिविटी के साथ में न्यूट्रलाइज करने के लिए हम क्या स्ट्रेटेजी अपना रहे हैं? विंस, जीत की स्ट्रेटेजी अपना रहे हैं। जीत की, विन की स्ट्रेटेजी। जब छोटी 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 विंस आप शेयर करते हो ना सीनियर के साथ में, और आपको स्ट्रेटेजी, क्रिएटिव एस्पेक्ट डिस्कस होते हैं, तो इससे क्या होता है, एक बड़ा ही पॉजिटिव फ्लो ऑफ एनर्जी डेवलप होता है। करके देखना उपासना, मतलब जो जो आपको छोटी छोटी सेलिब्रेशन है, विंस हैं, वो आपकी उस नेगेटिविटी को पूरी तरह से खत्म कर देती है। सोचो अगर आप भी नेगेटिव हो गए तो क्या होगा? बताओ क्या होगा? सर पेमेंट्स और कलेक्शंस आनी बंद हो जाएंगी, क्योंकि वॉइस तो हम ही है और कन्वर्सेशन हम ही ने करनी है। यस, और कई बार तो ऐसा हो गया था कि बेसिकली क्लाइंट ने तो क्या बोलना है, कस्टमर ने तो क्या बोलना है, जब जब कलेक्शन के लिए कलेक्शन कोऑर्डिनेटर कॉल कर रही होती थी ना, तो उनको पहले से ही पता होता था कि क्लाइंट ने तो मना ही करना है, उसने ये बोलना है, आजकल तो कोरोना चल रहा है, आजकल पेमेंट देनी किसने है, जो मैं फोन कर रही हूँ उसने पेमेंट तो करना ही नहीं है, उसने ये ही बोलना है, ये बोल के पैसे देने नहीं है, आजकल पैसे आते नहीं है। मान लो अगर आपने पहले से ही अपने मन में ये धारणा बना ली, तो क्या स्ट्रेटेजीज और क्रिएटिव आइडिया आपके दिमाग में आएंगे? नो सर, क्या आपको इन भावनाओं में बहना है? बिल्कुल नहीं। यू आर अ विनर वासना, यू आर अ विनर, यू आर अ कलेक्शन कोऑर्डिनेटर। तो एज अ विनर लीड करना है ना, तो लीडर लीड करता है। ये छोटे 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 इशू, सर्कमस्टांसेस, इकोनॉमी के साथ में तो हर कोई बह जाता है। लेकिन अब मैं क्या कह रहा हूं, मैं क्या कह रहा हूं वासना, मैं बात कर रहा हूं स्ट्रेटेजीज की और क्रिएटिव आइडियाज की। दुनिया में कमी है क्या स्ट्रेटेजीज और क्रिएटिव आइडिया की? नहीं सर। तो ऊपर से किससे मैं आपको इंटरेक्ट करवा रहा हूँ? टेक्निकल स्पेशलिस्ट जो है ना, सच अ क्वालिफाइड पर्सन इन अवर कंपनी, ही इज अ जीएम, एंड द काइंड ऑफ लाइफ ही इज लिविंग। जब आप उसको उनको कलेक्शन की अपडेशन देते हो ना, तो वो जो आपको स्ट्रेटेजी और क्रिएटिव आइडियाज देने वाले हैं ना, तो वो समझ लो अमेजिंग 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 ओवरऑल डेवलपमेंट होने वाली है। एंड आई एम टेलिंग यू उपासना, आई एम टेलिंग यू, जिस लेवल की आप स्ट्रेटजीज और क्रिएटिव आइडिया और पॉजिटिविटी का मॉल क्रिएट करोगे ना, तो ये आपके एनुअल रिव्यू के अंदर पूरी तरीके से काउंट होने वाला है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस। यस, तो इट इज विन विन फॉर एवरीबॉडी। यस। राइट। अब देखो हमारी ना एक वीकली रिव्यू मीटिंग होती है, जिसके अंदर मैनेजमेंट के लोग रहते हैं, और टेक्निकल स्पेशलिस्ट ही रहेंगे। ये 15 मिनट की हमारी एक इसको हम बोलते हैं क्विकली स्टैंडिंग मीटिंग होती है हमारी। तो हम जब मंडे को इतने बजे मिलते हैं, तो 15 मिनट की स्टैंडिंग मीटिंग करते हैं, जिसके अंदर हम तीनों चारों लोग मैनेजमेंट के कलेक्शन को हर हफ्ते रिव्यू करते हैं। उस मीटिंग के अंदर आपने प्रेजेंट रहना ही है, और जो भी डिसीजन और जो भी चेंजेस, जो भी वर्किंग जिसकी वजह से पेमेंट नहीं आ पा रही है, तो जो भी लेनी है ना डिसीजन, तो आप वीकली मीटिंग में ले लेना। यस सर। अब सुन लो मेरी बात, डिसीजन देने का मेरा काम नहीं है, डिसीजन लेने का काम आपका है। मैं वो डिसीजन दूंगा जो आप मुझसे मांगोगे। यस। देखो ऐसा है, मैनेजमेंट ना बहुत बिजी रहती है, और देखो सेल भी करनी है, ऑपरेशन भी मैनेज करना है, और सारे तो काम करने हैं, हर चीज सॉर्ट करना है। तो जो जो एमडी है ना, उसके दिमाग में ना एक समय में ना 1 करोड़ चीजें चल रही होती हैं। और आप कभी भी ये मत सोचना कि हमने एमडी सर को बता रखा है, हमने कह रखा है। बताया तो था, 3 महीने हो गए मैंने कह रखा है, तो और मैं क्या करूं? नो, वो आपने बताया, थैंक यू, लेकिन जो बता दिया उसके ऊपर डिसीजन लेगा कौन? मैं ही लूंगी, इट्स माय हाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी।
लेने का मतलब है यू विल टेक लाइक इन द वीकली मीटिंग यू विल गेट रिमाइंड द मैनेजमेंट कि सर बताओ कि उनको जो 10% डिस्काउंट का हमने प्रॉमिस किया था उनको भी डिस्काउंट नहीं दिया हुआ। हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है कि उसने वैसा काम ही नहीं किया कि हम 10% डिस्काउंट दे दें, लेकिन पार्टी उस चक्कर में पेमेंट ही नहीं कर रही है। 3 करोड़ रुपए उसकी तरफ से आने हैं। अगर हम उनको डिस्काउंट की बात को ओके कर लेते हैं तो अभी हमें 2 करोड़ 70 लाख रुपए आ जाएंगे। नहीं तो किसी को मेरे साथ भेजो, मतलब कि वहां पर भेजो, बाय एयर भेजो, कैसे भी भेजो। बाय एयर की टिकट आनी है सारी 15-20 हजार रुपए की। यहाँ पर पेमेंट फंसी हुई है आपकी 3 करोड़ रुपए की। तो बताओ वहां पर जाना है नहीं जाना है, क्या कर रहा है, मुझे बता दो सर आज। अगर आप मुझे ये डिसीजन दे देते हो ना, जो भी डिसीजन दोगे, 10 की देनी है, 5 की देनी है, 4 की देनी है, 3 की देनी है, नहीं देनी है, मुझे ना कंप्लीट करना है। तो नाउ व्हाट यू विल बी डूइंग, यू विल बी गेटिंग द डिसीजन फ्रॉम मी ऑन अ वीकली बेसिस। इज दैट क्लियर टू यू? Yes, sir. यस। अच्छा उपासना, कई बार क्या होगा, संजय नरवाल जी बता रहे हैं कि पार्टी ना फोन काट देती है। फोन काट देती है, आपने फोन किया, जैसे ही आपके मोबाइल से खटक फोन गया, उसने खटक से फोन काट दिया। तो इस सिचुएशन में पता क्या करना है आपको? इस सिचुएशन में आपको ये करना है कि अब फोन कटने वाली के लिए ना आप सीधा मेरे पास आ जाना, टाइम सेट करके मेरी ईए के साथ में। कोइंसिडेंटली मेरी ईए का नाम भी उपासना है, आपका नाम भी उपासना, ईए का नाम भी उपासना, दोनों ही उपासना। ओके। तो आप मेरी ईए के पास आ जाना। तो क्या होगा कि जो पार्टी फोन डिस्कनेक्ट करती है ना आपका बार बार, तो एक बार जब मेरे पास आप आओगे या मेरे को कॉन्फ्रेंस कॉल में लोगे, तो मैं अपने मोबाइल से ना उस पार्टी को फोन कर दूंगा। उस पार्टी से फोन करके मैं ना एक बार आपको प्रोफेशनली इंट्रोड्यूस कर दूंगा उस पार्टी के साथ में कि देखो जी ये उपासना है, ये हमारे ऑफिस में है और ये कलेक्शन कोऑर्डिनेटर है और इनका ये काम है। और ये कंपनी अब क्योंकि वैल्यूएशन के गेम में जा रही है, नेक्स्ट लेवल पे हम जा रहे हैं। हम अपनी कंपनी में पूरे के पूरे सिस्टम सेटअप हमने किए हुए हैं, वो आप ही के सहयोग से हमने किए हैं। कस्टमर को हम पूरी रिस्पेक्ट देते हुए मैं आपको इंट्रोड्यूस कर दूंगा और उसके साथ में ना आपका एक प्रोटोकॉल सेट करवा दूंगा। पहले हम तो उसी से पूछ लेंगे कि आप उसको फोन कर सकते कि नहीं कर सकते। कर सकते हैं तो कब कर सकते हैं, तो हम क्या करेंगे उपासना, उनके वर्ड ले लेंगे। वर्ड जो भी आपका फोन कट 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 काटते हैं ना, तो उनका हम कोई ना कोई वर्ड ले लेंगे। आप मेरे साथ कौन कॉल कर सकते हो या आप सेल्स वाले के साथ कौन कॉल कर सकते हो, क्योंकि गुड्स एंड सर्विसेज तो उसको सप्लाई कर ही रहे हैं ना, नेक्स्ट ऑर्डर देना ही है। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम में आपसे कनेक्ट करा सकता हूं उनको। दिस इज व्हाट वी विल बी डूइंग। तो कभी भी कोई फोन काटे आपका, तो आपने उसको भी अपना इश्यू कंसर्न मानते हुए उसको ठीक करा देना है। आर यू क्लियर ऑन दिस पॉइंट? Yes, sir. Clear. राइट। अच्छा, एक मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट टूल दे रहा हूं, उस टूल का नाम है डेलीगेशन लिस्ट। अभी डेलीगेशन लिस्ट क्या होती है? इसको ना डेलीगेशन डीएल सिस्टम कहते हैं। हमारी कंपनी में क्या है कि अगर किसी को कोई एडहॉक नेचर का काम देना हो, जो कि रेगुलर नहीं है, लेकिन कोई खास तरह का काम करवाना है किसी पर्सन से, तो उसके नाम पे एक डेलीगेशन टास्क इशू हो जाता है। तो वो टास्क की डिस्क्रिप्शन होती है, किसने इशू किया, किस डेट को इशू किया और कब तक ये काम करना है। मान लीजिए कस्टमर पेमेंट नहीं कर रहा और उसने कहा कि अभी तक मेरे पास लेजर अकाउंट नहीं पहुंचा, तो आप क्या करोगे? वैसे तो आप विद अप्रूवल खुद भी लेजर अकाउंट उसको दे सकते हो, नहीं तो इमीडिएटली आप एक डीएल टास्क खोल दोगे अकाउंटेंट के नाम पर। खोला भी आज, टारगेट डेट भी आज की, उसके नाम पे डीएल खोल देना, ताकि वो रिकॉर्डिंग के अंदर आ जाए, एग्जिस्टेंस के अंदर आ जाए कि उस पार्टी ने इसलिए पेमेंट नहीं की हुई क्योंकि उसका डीएल नहीं आया। जनरली आप अकाउंटेंट को बोलते हैं, अकाउंटेंट और किसी काम के अंदर बिजी होते हैं, तो कई बार स्किप भी कर जाता है दिमाग से, वो अनरिकंसाइल्ड अकाउंट कोई भी किसी को भेज देता है। तो आपने क्या करना है, खटक डेलीगेशन उसके नाम पे ओपन कर देना है। मान लीजिए कोई डिस्काउंट देने वाली बात चल रही है और अप्रूवल लेना है या डिस्काउंट के ऊपर कोई पॉलिसी फ्रेम करनी है, तो आप एक डेलीगेशन टास्क खोल सकते हैं। डेलीगेशन टास्क ना अभी मैं आपको ऑथराइज नहीं कर रहा, जब भी आपने डेलीगेशन खोलना है ना, तो ईए के थ्रू खुलवा लेना। ईए के थ्रू आपने ईए से बात करनी है, उनको बोलना है कि मैम ये वाला टास्क खोल दो, ये बहुत पुरानी है हमारी, उसको मालूम है कौन सा खोलना है कौन सा नहीं खोलना, और टारगेट डेट कैसे लेनी है। धीरे धीरे आप भी सीख जाओगे। जब आप सीख जाओगे तो आपको पता लग जाएगा कि जब भी किसी के नाम पे डेलीगेशन खोलना है, तो टास्क सेल्फ डिस्क्रिप्टिव होना चाहिए। उससे ना टारगेट डेट ले लेना उस बंदे से बात करके कि भैया आपके नाम पे मैं डेलीगेशन खोल रही हूँ, तो ये कब तक हो जाएगा काम, वो मैं कर दूंगा 2 दिनों के अंदर। तो उस हिसाब से नेगोशिएट करके अगर अर्जेंट होगा तो उसको समझा देना। तो ये बड़ा एफिशिएंटली काम करना है।
इसकी साइंस को समझ लेना डेलीगेशन टास्क की। ये डेलीगेशन ना आपके हाथ में मैं सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट टूल दे रहा हूं उपासना, पता क्यों? क्योंकि उसके बाद क्या होता है कि जब हमारा वीकली रिव्यू होता है ना, तो हम मैनेजमेंट के अंदर ये डिस्कस करते हैं कि पिछले हफ्ते में कितने डीएल खुले और कितने ओवरड्यू चल रहे हैं, कितने टाइम पर कंप्लीट हो गए। इसलिए हम सिर्फ इंपॉर्टेंट, सिग्निफिकेंट और रिलेवेंट डेलीगेशन टास्क खोलते हैं जो कि सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होता है। उसकी डेट हम सामने वाले से लेके डालते हैं या नेगोशिएट करके थोड़ा जल्दी उसकी डेट डालते हैं डिपेंडिंग अपॉन द क्रिटिकलिटी। तो इस टूल को आपको यूटिलाइज करना है। आर यू गेटिंग टू द वर्ल्ड व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट उपासना? Yes, sir. Right. देखो ये ना सबसे इफेक्टिव वे है टीम से कम्युनिकेट करने का। नहीं तो हम ना कई बार इस डोमेन में फंस जाते हैं कि एक तो कस्टमर पेमेंट नहीं कर रहा, ऊपर से हमारी टीम हमें सपोर्ट नहीं कर रही। ले लो मुझे, कस्टमर कह रहा पेमेंट दे दूंगा, पहले वो डिस्काउंट की पॉलिसी तो भेज दो, और हमारे अंदर के बंदे डिस्काउंट की पॉलिसी नहीं बना रहे हैं, लूप पे फंस गए। इधर कलेक्शन कोऑर्डिनेटर जो है वो क्या करे? आप प्रेजेंट हो रहे हो मेरे वर्ल्ड को प्रेजेंट हो रहे हो पास में। Yes, sir. Correct. इस तरीके से होता है circumstances. राइट, तो उसको आपने बहुत ही पॉजिटिव तरीके से डील करना है। जो मैंने बोला था ना कि हमारी कंपनी में जितने भी लोग काम करने वाले हैं वो सारे के सारे अगर मोती हैं तो आप उसकी माला हो, धागा हो आप उसका। तो आपने कनेक्ट करा के अलग अलग टूल को यूटिलाइज करते हुए इसको करवा लेना है। इसी स्किल सेट की वजह से ही तो हम आपको हायर कर रहे हैं एंड वी आर वेरी वेरी कॉन्फिडेंट ऑन यू। Yes, sir. यस, अच्छा देखो, अब हम बात कर ले जरा कि हमने काम करना कैसे है कलेक्शन का। Yes. चलो देखो, एक ना हमने कलेक्शन मॉनिटरिंग शीट बनाई हुई है गूगल ड्राइव के ऊपर। वो कलेक्शन शीट है, बेसिकली यहाँ पर हम चीजों को लिखते हैं। तो मैं अभी आपके सामने वो कलेक्शन शीट ओपन कर देता हूँ, ये देखो, कैन यू सी? अभी ये शीट खुल रही है और ये शीट आपके सामने मैंने ओपन कर दी। Yes. तो अब इस शीट में आप बड़े क्लियरली देख पा रहे होंगे कि सबसे लेफ्ट हैंड साइड पे उपासना हमने लिखा हुआ है सीरियल नंबर। यानी कि जितने भी हमारे कस्टमर है ना, एक बार तो हमने उनके नाम लिख दिए यहाँ पे जिनसे रेगुलर ट्रांजेक्शन चलती रहती है। और अगला कॉलम है बी, जहां पर हमने कस्टमर का नाम लिख दिया। जैसे आईटीबीडी है, इप्सा है, नगराज ग्रुप है, लाइक दैट। तो ये हमने क्लाइंट के नाम लिख दिए। अच्छा उपासना, आपकी रेफरेंस के लिए ना मैंने ये भी कर दिया है अगले कॉलम के अंदर कि इस कस्टमर को देखता कौन है। जब हम सेल करते हैं ना भाई, जिसको कोई नहीं देखता उसको टेक्निकल स्पेशलिस्ट देखता है, जिसको कोई भी नहीं देखता उसको तो एमडी तो देखता ही है, मैं तो देखता ही हूँ। ओके, तो यानी कि मैंने डूअर, जो कि फर्स्ट इंटरेक्शन वाला पर्सन है उसके साथ में, जो जो गुड सर्विसेज सप्लाई कर रहा है हमारी इंटरनल कंपनी के अंदर। ऐसा मैंने क्यों लिखा उपासना? ताकि कल को इस क्लाइंट से रिलेटेड कोई भी इशू आता है तो या तो आप किससे बात कर सकते हो, टेक्निकल स्पेशलिस्ट से, नहीं तो किससे बात कर सकते हो, Doer. डूअर से बात कर सकते हो। कि वो जो कनेक्टेड है उसको आप डूअर लिख लो, उसको आप आरएम लिख लो, उसको आप जो भी आप सेल्स वाला लिख लो, जो भी आपने लिखना है, जो भी हमारी डेजिग्नेशन है वो लिख लो। तो उसके हिसाब से आपने वो कंसल्ट करना है, लेकिन वो कस्टमर से कोई तो डील करता होगा ना, क्योंकि हम उसको गुड्स एंड सर्विस सप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर पता क्या अमाउंट आएगा? यहाँ पर अमाउंट आएगा कि जो उससे रिसीवेबल है हमारे। देखो हमारी ना ग्रुप कंपनी है, एक माइंड पावर है, जेडीए है, एचयूएफ है, जेएसए है, और इस तरह से हमारे ना अलग अलग कंपनीज है। उसका रीजन है कि बड़ी कंपनी है ना, तो ग्रुप बना रखे हैं हमने। तो दैट वे, लेकिन लेकिन कस्टमर कॉमन है। अब जब कलेक्शन कर रहे हो तो जब उससे पैसे मांगते हैं ना, तो कस्टमर कई बार हैरान होता है कि यार पैसे मैंने आपको 8 लाख रुपए देने हैं कि मैंने आपको 80 हजार रुपए देने हैं। तो अगर आप एक एक कंपनी की डेटर की लिस्ट निकाल के फोन करोगे तो दिक्कत हो जाएगी। आर यू गेटिंग दी वर्ल्ड आई एम टॉकिंग अबाउट? Yes. यस, तो यहाँ पर अब उससे पैसे लेने कितने हैं, अगर एक ही कंपनी में है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, तो अब हमने क्या किया, यहाँ पर मेंशन कर दिया, अब आईटीबीडी को इनवॉइसिंग होती है जेएसए में से, तो 33,170 रुपीज उससे लेने हैं। ओके, तो अब उससे पैसे लेने हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि आपको पता कैसे लगा कि उससे इतने पैसे लेने हैं? पता कैसे पता लगा? आपने क्या करना है, एक मिनट पहले यहां तक समझ गए आप? सीरियल नंबर, Yes. ये तो परमानेंटली ऑलरेडी नाम आते ही रहेंगे, ये भी परमानेंटली नाम आते रहेंगे। अब जब आपने ये अमाउंट भरा 33,170, ये कैसे भरा, ये साइंस समझ लो। ये पता कैसे साइंस है? इसके लिए आपने ओपन करना है अपना
अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। आपने क्या ओपन करना है? अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। ठीक है, Yes. चलो। तो अभी जैसे आप अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज करोगे, टैली, बड़ा सिंपल है, एक बार खोल के बताऊं टैली आपको। Yes. देखो इस तरह से दिखेगा टैली आपका, इस तरह से दिखेगा। तो लाइव कर लें, लाइव, ये लो लाइव कर लेते हैं। तो अभी लाइव कर लेते हैं, ठीक है। तो हम आपका टैली ओपन करते हैं, ठीक है जी। तो टैली ओपन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये लो 173,970,764, ये लो। अब आप जरा एक्सेप्ट करो, आप अपने डेस्क पर हो, मैं अपने डेस्क पर हूं, एक्सेप्ट करो। ओके, राइट, ठीक है। अब टैली पे क्लिक कर दो, टैली पे क्लिक कर दो आप। चलो मैं करता हूँ, यस, वेरी गुड वेरी गुड। ये देखो, ये टैली खुल गया। जब आपका टैली खुल गया, अच्छा आप ना अपनी वॉइस को म्यूट कर दो, यस, राइट। अब ये टैली ओपन हो गया। टैली ओपन होने के बाद तो मैं करके दिखाता हूँ। गए, ये करंट असेट्स के अंदर गए, करंट असेट्स के अंदर मान लीजिए ये देखिए सन्ड्री डेटर्स की डिटेल आ रही है, ये 44 लाख रुपीज रिसीव करने हैं। तो आपने 44 लाख रुपीज पे क्लिक किया, यस। ओके, राइट। तो ये हमारी कस्टमर की लिस्ट आ गई, पूरी की पूरी कंप्लीट कस्टमर की लिस्ट आ गई, जहां पर जैसे ही आप एजिंग पे क्लिक करेंगे, यस, ये देखो मैंने यहाँ पर, अब आपको पता लग रहा है कि एक क्लाइंट है आर आर फैशन, उसकी पेमेंट कितनी पुरानी आउटस्टैंडिंग खड़ी है। एक नहीं, उनका शायद रिकंसिलेशन का इशू है। ये आपको कहां से पता लगेगा? क्लाइंट क्वेरी के अंदर। नाउ देयर आर दी पार्टी, देयर आर दी पार्टी। तो आपने जैसे ही, मैं यहाँ पर स्टॉप शेयर करता हूँ और आपका ना टैली अभी मैं बंद करता हूँ, उसकी वजह से वॉइस में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस आ रही है, नॉट अ प्रॉब्लम, ठीक है। तो लेट मी डू इट, लेट मी डू इट। ओके, कर दो जी अनम्यूट। यस उपासना, कर दो जी अनम्यूट। यस, Done. परफेक्ट। तो कर दिया अनम्यूट आपने? Yes. देखो, तो मैंने आपको क्या बोला, सबसे पहले आपने क्या ओपन किया था? सबसे पहले आपने ओपन किया था कलेक्शन मॉनिटरिंग शीट। Yes. उसके बाद आपने साथ के साथ ही क्या ओपन कर लेना है? अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। तो आप कौन सा अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में आपको दे रहा हूं? टैली। अब Yes. टैली के अंदर आपको जो मैंने छोटी सी अभी ट्रेनिंग प्रोवाइड की है, जिसके अंदर मैंने आपको बता दिया कि कैसे बिल वाइज डिटेल निकालनी है आपने। भाई किस Yes. कस्टमर से सबसे पुराना आउटस्टैंडिंग हो गया है, भाई हमने किसी को अगर बिल रेज किया तो उसकी पेमेंट आनी चाहिए हमारे पास। Yes.
अगर उस बिल की पेमेंट नहीं आ रही तो जैसे ही आपने टैली खोला तो आपको पता लग गया कि ये सबसे पुराना कस्टमर है, सबसे पुराना बिल आउटस्टैंडिंग है, पैसे नहीं आए। तो Yes. आपको सबसे पहले सबसे ओल्ड ओवर ड्यू वाले अमाउंट को पकड़ना है, उस बिल को। Right. ठीक है, अब आपको पता लगा उससे पैसे लेने हैं। अब जब उससे पैसे लेने हैं तो अब आपके पास ऑलरेडी ये वाली शीट आ रही है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये इसको बस समझ लो, फिर आपका सारा काम आसान हो जाएगा। पहली बार समझ लो, उसके बाद तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ये देखो, ये लो, ये एक बार आप समझ लो, ये रहा। तो अब हमने देखा उसके अंदर एक क्लाइंट है आरआर फैशन, या आरआर फैशन। अब आरआर फैशन से कितना आउटस्टैंडिंग आ रहा है, कंट्रोल एफ किया, बड़ा पुराना आउटस्टैंडिंग आ रहा था। आरआर फैशन में गए और हमने कौन सी बुक्स में देखा, जीएसए के अंदर के ग्रुप कंपनी बनाई हुई है। अब जैसे ही आपने देखा कि आरआर फैशन से हमें 8,300 रुपए लेने हैं, तो आपने ना मैन्युअली यहाँ पे 8,300 मेंशन कर देने हैं। आपने मैन्युअली 8,300 मेंशन कर दिए। जिस कंपनी मेंशन किए टोटल में अपने 8,300 आ गया। आर यू एबल टू सी? Yes. ठीक है, ये आपने मेंशन कर दिया। स्टेप क्या था? स्टेप ये था कि सुबह सुबह आपने क्लाइंट मॉनिटरिंग शीट खोल ली, उसके बाद आपने अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर खोल लिया। अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर करने के बाद अब मैं कॉल करना स्टार्ट करूंगी। अब बिल्कुल शुरू कर रही हैं तो पहले हमने देख लिया कि सबसे पुरानी किससे आउटस्टैंडिंग है, उससे टोटल आउटस्टैंडिंग देख लिया कितना आ रहा है आरआर फैशन से। टोटल आउटस्टैंडिंग देख लिया। देखने के बाद अब खाली आरआर फैशन का लेजर अकाउंट ओपन कर लेना टैली के अंदर, सिर्फ आरआर फैशन का लेजर अकाउंट ओपन कर लिया। अब आपने देखा कि टोटल आउटस्टैंडिंग कितना है इसका, 8,300 रुपए है। किस बात का आउटस्टैंडिंग है? मैंने क्या कहा था, अंडरस्टैंड कस्टमर अकाउंट। कर लिया अंडरस्टैंड कस्टमर के अकाउंट को। Yes. तो किस चीज का है भाई, ये जी हम एक प्रोफेशनल फीस का बिल है जो कि 8,300 का आउटस्टैंडिंग है। अब इसके लिए कलेक्शन करनी है, वो क्या करेंगे, डाटा आ गया इसके अंदर। यानी कि एवरी टाइम जब भी आपने, ये बात ध्यान से सुन लो, एवरी टाइम जब भी आपने किसी क्लाइंट को फोन करना है ना पेमेंट कलेक्शन के लिए, हमेशा पहले अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर खोलना है। देखो ये भी तो हो सकता है ना, ये भी तो हो सकता है ना उपासना, कि पैसे आ गए उससे, उसने डायरेक्टली आरटीजीएस कर दी हो। आरटीजीएस करने के बाद अकाउंटेंट ने उसको अपनी टैली में अपडेट कर दिया हो और वो बैलेंस जीरो हो गया हो, क्योंकि परसों तक तो अमाउंट आउटस्टैंडिंग था, लेकिन आज देखोगे तो पैसे आए भी हो सकते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Yes. तो इसलिए आपका जो सोर्स रहेगा वो हमेशा अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर रहेगा। Software रहेगा, right. Yes. तो तो इसलिए ना, अभी 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 किसी ने मुझसे पूछा है विच इज द राइट वे ऑफ वाचिंग आउटस्टैंडिंग, मल्टीपल अकाउंटिंग और आउटस्टैंडिंग। तो देखो राइट वे ऑफ आउटस्टैंडिंग है कि सबसे पहले तो आपने देखा कि बिल वाइज सबसे पुराना आउटस्टैंडिंग क्या आ रहा है वो देखा, उसके बाद उसके लेजर अकाउंट में चले गए अपने अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर कि ओवरऑल लेना कितना है, क्योंकि पेमेंट तो हम जितना ड्यू हो चुका है उसी के लिए करेंगे ना। अच्छा, तो इसका मतलब है कि सभी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर एजिंग रिपोर्ट आती है, एजिंग रिपोर्ट आती है। यस, ओके। अच्छा, तो आप कह रहे हो कि आपको टैली जो है वो क्लाउड पे रखनी पड़ेगी। भाई सर्वर पे रख लो ना, आरडीपी, रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल। आप चाहे उसको अपने इन हाउस सर्वर पे रखो चाहे क्लाउड पे रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि अगर वो आपके इन हाउस सर्वर पे है तो आपकी कलेक्शन कोऑर्डिनेटर कहीं से भी आरडीपी के थ्रू उस टैली की एक्सेस ले सकती है और उसका सिर्फ व्यू राइट रहेगा। अच्छा, आपने कहा कि प्लीज गिव इनपुट अबाउट द सिस्टम इफ द पेमेंट साइकिल इज विद इन 7 डेज और 15 डेज। भाई जो भी, चाहे 7 डेज हो चाहे 15 डेज हो, जो भी अमाउंट आउटस्टैंडिंग हो गया यानी कि ओवरड्यू हो गया, वो तो आपने अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में एंटर करना ही है। तभी जो मैंने अकाउंट रिसीवेबल सिस्टम है ना उसके अंदर ये डाला हुआ है। अकाउंट रिसीवेबल सिस्टम की वीडियो आप देख लेना, उसके अंदर ये है कि आप हमेशा पार्टी के मास्टर के अंदर पेमेंट टर्म डालोगे। जब भी उसको सेल करोगे, वो सेल अगर डिफरेंट है तो उसकी पेमेंट टर्म डालोगे, ताकि जब भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर से एजिंग रिपोर्ट निकले। अब समझ आ गया क्यों एजिंग रिपोर्ट इंपॉर्टेंट थी, क्यों बिल वाज आउटस्टैंडिंग इंपॉर्टेंट था, ताकि आपकी कलेक्शन कोऑर्डिनेटर विद इन सेकंड इस बात का पता लगा सके कि किस पार्टी का कौन सा बिल कब से आउटस्टैंडिंग खड़ा हुआ है, तो उसी को कॉल करेंगे ना। जिसका ड्यू ही नहीं हुआ उसको क्यों कॉल करेंगे? दैट इज द राइट सिस्टम माय डियर फ्रेंड। तो आपने कहा पीछे से नॉइज आ रही है, तो नॉइज मैंने खत्म कर दी है। चलो उपासना आगे बढ़ते हैं। तो मैं अब आपको
अच्छा, आपने कहा हाउ टू गेट इनवॉइस एजिंग एंड कीप इन शीट। शीट में रखना ही नहीं है ना, इनवॉइस एजिंग हम शीट में रखेंगे ही नहीं। अनिल अग्रवाल जी समझो, हमने शीट के अंदर एजिंग नहीं रखनी है, हमने सारी की सारी एजिंग कहाँ मेंटेन करनी है, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। इस बात को सारे ध्यान से सुन लो, हम अपने अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर को ढंग से यूज करते ही नहीं है, उसमें तो बस सेल के बिल डाले, पेमेंट आई, ऑन अकाउंट किया, काम खत्म। ये सबसे बड़ा रीजन है पेमेंट के टाइम पर ना आने का। सारी की सारी अकाउंटिंग आपकी बहुत बढ़िया तरीके से, बेस्ट अकाउंटिंग प्रैक्टिस के तरीके से आपके अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर मैनेज होगी। जो गूगल शीट होती है ना, वो बेसिकली मॉनिटरिंग, कंट्रोल, लिखने, उस सब के लिए होती है। गूगल शीट के ऊपर अकाउंटिंग थोड़ी होती है, नहीं करना। मैंने देखा है लोगों ने पूरा का पूरा पैरेलल सिस्टम ही बना दिया गूगल शीट के अंदर, जिसके अंदर सेल भी वहां पर आ रही है, कलेक्शन भी वहां पर आ रही है, पार्टी आउटस्टैंडिंग भी आ रहा है। अरे ऐसा करने से पता है कितनी दिक्कत आती है, बहुत ज्यादा दिक्कत आती है, क्योंकि शीट इतनी स्लो हो जाती है और पीछे ऊपर एक लाइन चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है। दो ट्रांजेक्शन खोलनी हो तो बस वहीं पर बैठ जाता है सारा का सारा सिस्टम, वो चलती नहीं है। सिस्टम तो बढ़िया बन जाता है, लेकिन वो शीट इतनी स्लो हो जाती है। अगर आप फास्ट भी करना चाहते हो तो मैं कहता हूँ क्यों कर रहे हो। गूगल शीट के अंदर पैरेलल अकाउंटिंग करने के लिए थोड़ी बोला था मैंने तो वहां पर सिस्टम डिजाइन करने के लिए बोला था। मैंने कहा था सीख लो, समझ लो, डिजाइन कर लो, ताकि एक बार पूरी की पूरी मैच्योरिटी आ गई तो सारा का सारा सिस्टम आपके सॉफ्टवेयर के अंदर जाएगा। टैली में हो जाता है, बिजी में होता है, सैप, ओरेकल, बान, नेविजन, आप किसी भी सॉफ्टवेयर की बात करो ना, सभी के सभी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ये फीचर आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। हाँ, मार्ग भी दे रहा है सभी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। अगर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर अकाउंट रिसीवेबल सिस्टम को ही मैनेज नहीं कर सकता तो उसका नाम अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर किसने रख दिया। ऐसा है, अकाउंटेंट्स आपको बोलो, जेएसए ऑनलाइन के अंदर मैंने बहुत सारे ट्रेनिंग वीडियो दे रखे हैं किस तरह से बेस्ट आप अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर को यूज करेंगे। नहीं तो जेएसए ऑनलाइन पे क्वेरी रेज कर दो, क्वेरी रेज कर दो कि भाई मैं एजिंग रिपोर्ट कैसे निकालूं अपने अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर, मेरी टेक्निकल टीम आपको हेल्प कर देगी। ठीक है जी, चलो आ जाओ। यस उपासना, ये बीच में कॉल आ गई थी मैं उससे बात कर रहा था। योर ट्रेनिंग कंटिन्यूड, तो Yes, आप sir. ओके यस, नाउ लेट मी टेक यू टू द नेक्स्ट लेवल। अब आपने क्या किया, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर से पता लग गया कितना पैसा आउटस्टैंडिंग है, तो आपने सबसे पुराने वाले को पहले पकड़ लिया। चलो अब हम बात करते हैं आगे, लेट्स गो देयर। मैं आपको लेके चलता हूँ, ये रहा। अब आरआर फैशन, इसके अंदर आपने क्या देखना है, इसके अंदर कुछ शीट एक्स्ट्रा है वो हम हटा देंगे। ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ है जेएस क्रिएटिविटी। जेएस क्रिएटिविटी को हम बोल देते हैं एमडी क्रिएटिविटी या टीएस क्रिएटिविटी। ओके, तो मैं यहाँ पर टीएस क्रिएटिविटी बोल देता हूँ। टीएस क्रिएटिविटी मीन्स टेक्निकल स्पेशलिस्ट। अगर आपके टेक्निकल स्पेशलिस्ट ने कोई खास बात बता रखी है इस क्लाइंट के बारे में, तो वो यहाँ पर मेंशन कर दो कि किस तरीके से उससे आप पेमेंट कलेक्शन कर सकते हो। जैसे ना, इनको डायरेक्टली फोन नहीं करना, हमेशा इनके अकाउंटेंट को फोन करना है। अच्छा, आपकी कोई क्रिएटिविटी वाला पॉइंट हो ना आपका, तो यहाँ मेंशन कर दो, यहाँ पर मेंशन कर दो कि मुझे इनको सेकंड हाफ में ही फोन करना होता है, या इनको मुझे सिर्फ सैटरडेज को ही फोन करना होता है, क्योंकि बाकी दिनों में ये पेमेंट रिलीज ही नहीं करते। कहते सैटरडे बता दिया करो ताकि मंडे आपका निकल के आ जाए, क्योंकि वो मंडे के मंडे पेमेंट रिलीज करते हैं। आर यू एबल टू रिलेट विद इट उपासना? Yes, sir. Screen share नहीं है, I think अब. ओके, स्क्रीन शेयर नहीं है। ओके, लेट मी डू वंस अगेन। यस, तो मैंने यहाँ पर किया और देखो अब आपको स्क्रीन नजर आ रही है। Yes, it is visible now. राइट, तो आरआर फैशन में टीएस क्रिएटिविटी का मतलब है कि एमडी ने जो कहा है आपको, या टेक्निकल स्पेशलिस्ट ने कहा है। डीके क्रिएटिविटी का मतलब है कि डीके यहाँ पर ना दविंदर कौर है, तो सीसी कर देता हूँ कलेक्शन कोऑर्डिनेटर। तो कलेक्शन कोऑर्डिनेटर आपकी क्रिएटिविटी क्या है। अच्छा, अब आप क्या करेंगे, जब आप उनसे फीडबैक भी लेते हो ना, तो फीडबैक उसका क्या आया है, 5 में से 4 आए हैं यानी कि गुड, तो वो टाइम टू टाइम आप फीडबैक भी लेते रहना है। इसकी फीडबैक की पीरियोडिसिटी क्या है, मंथली है इसकी। ओके, तो अब आप क्या करोगे, अब हम चलते हैं असली चीज के ऊपर। कुछ कॉलम इसके अंदर एक्स्ट्रा है वो मैं हटा देता हूँ। राइट, देखो अब किससे बात करनी है, जिससे बात करनी है ना, यहाँ पर उस कांटेक्ट पर्सन का नाम लिखा हुआ है और मोबाइल Yes. नंबर लिखा हुआ है। मनिंदर सर है इस केस के अंदर, मनिंदर सर, और जो ओनर है। अच्छा, अल्टरनेट पर्सन का नंबर भी दिया हुआ यहाँ पे। अब बिजनेस ओनर की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती यहाँ पे, इसलिए उनका नाम और मोबाइल नंबर नहीं लिखा हुआ। राइट, तो अब मान लीजिए आपने उनको फोन किया, आपने उनको फोन किया,
जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूं कि ये ऊपर डेट देखो कौन सी आ रही है, ये 14 अक्टूबर की डेट आ रही है। कैन यू सी, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ येलो के साथ में, 14 अक्टूबर को आ रही है। यस उपासना, 14 अक्टूबर की डेट दिख रही है आपको? Yes, sir. ट्रेनिंग के पॉइंट से बता रहा हूँ कि मान लीजिए 14 अक्टूबर को आपने फोन किया और राहुल आपको पता है कि हमारा इंटरनल पर्सन है, हमारा इंटरनल पर्सन है, ये डूअर, Yes, देखो डूअर पे लिखा ना राहुल, मैंने येलो कर दिया। yes, तो राहुल ने आपको क्या बोला है कि आप उनको फ्राइडे कॉल करना। hmm, अच्छा, लेकिन उसको थर्सडे को ही फोन कर दिया, तो मनिंदर सर फोन नहीं उठा रहे थर्सडे को, क्योंकि उसने पहले ही बताया था। yes, तो मतलब है कि अगर हम छोटी छोटी बातों पे ध्यान नहीं देंगे तो वो टाइम और कॉल वेस्ट जाएगी। yes, sir. तो आपको ऐसा नहीं करना। अच्छा, लेकिन चलो फ्राइडे को फोन करते हैं, तो फ्राइडे को मनिंदर सर भी फोन पिक नहीं कर रहे। आप उसको फोन, मनिंदर पाल सर सेड सेंड मी इनवॉइस अगेन ऑन माय मेल देन आई विल ट्रांसफर। क्लियर हो गया? तो जब Yes, आपको तो जो उन्होंने कहा तो बिल्कुल तरीके से, ओके तरीके से, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी तरीके से पता लग गया इनवॉइस भेजना है उनको। अब उनको इनवाइस yes, और इनवाइस चला गया, पेमेंट आ गई, इनवाइस चला गया, पेमेंट आ गई, बात खत्म हो गई। तो अब क्या कर रहे हो आप, मेरा पॉइंट देखो कि जब आप किसी क्लाइंट से बात कर रहे हो ना, तो उसमें बहुत ही क्लियर कट तरीके से उस पर्टिकुलर डेट को आपने क्या कॉल करनी है, बात करनी है, यहाँ पर मेंशन करना है। देखो सबसे आखिर में मैंने क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट एक्शन डेट, इसको मैं येलो करता हूँ। कैन यू सी द नेक्स्ट एक्शन डेट? yes, sir. ठीक है। अब मान लीजिए आज आज जैसे 12 तारीख है मान लो, और वो कहते हैं कि मुझे 15 तारीख को कॉल करना, या आपने दिया 15 तारीख को, तो आप यहाँ पे क्या मेंशन करोगे, 15 अक्टूबर 2020 आपने मान लो मेंशन कर दिया मेंशन, और ये नेक्स्ट Yes, डेट आ गई 15 अक्टूबर 2020 की। अब होगा क्या, मैंने नेक्स्ट एक्शन डेट के ऊपर ना फिल्टर लगाया हुआ है। अब देखो जैसे फिल्टर पे जाके मैं ए टू जेड पे क्लिक करूंगा, तो ये अपने आप असेंडिंग ऑर्डर के अंदर सेट हो जाएगा, अपने आप yes, असेंडिंग ऑर्डर के। अभी ये प्रोसेस कर रहा है, तो कुछ मैंने इसके अंदर कॉलम भी हाइड किए हुए हैं। तो कैसे आना शुरू हो गया, 2 नवंबर को कॉल करनी है, 3 नवंबर को करनी है, 5 नवंबर को करनी है, 6 नवंबर को करनी है, 10 नवंबर को करनी है, जिस डेट को कॉल करनी है उस डेट को ये आता चला जाएगा, उस डेट को ये आता चला जाएगा। ऊपर फिल्टर लगा हुआ है इसलिए आर फैशन हट गया इसके अंदर से। मैं फिल्टर हटा देता हूँ, चलो मैं फिल्टर हटा देता हूँ। ओके, तो कोई बात नहीं, मैं आपको उस टेक्निकलिटी में नहीं जा रहा, बट आपको ये पता लग गया कि नेक्स्ट एक्शन डेट पे आपने जैसे ही मेंशन किया उसको sorting के हिसाब से किया। ये देखो अब मैंने फिल्टर हटाया ना, ये आ गया सबसे पहले 15 अक्टूबर आ गया, 15 अक्टूबर आ गया, 2 नवंबर आ गया। अगर मान लो आर फैशन को मुझे 14 अक्टूबर को कॉल करना था, तो 14 अक्टूबर को कॉल करना था, तो जैसे ही मैं अब ये यहाँ पर जाकर ए टू जेड करूंगा, तो 14 अक्टूबर पहले आ गया। कैन यू सी? yes, तो ये सीरियल नंबर 1 बन गया। तो यानी कि ये ऑटोमेटिकली पूरी की पूरी शीट उस हिसाब से हो गई। तो जैसे ही सुबह आप आए तो आपने सबसे पहले कहाँ पे क्लिक करना है, नेक्स्ट एक्शन डेट पे क्लिक करना है कि भाई आज किस किस को कॉल करनी है, प्रायोरिटी पे, कहीं मिस ना हो जाए। मैंने क्या कहा था, जो उसने वर्ड दिए, जो टाइम दिया, उस पे करना है। तो उपासना आपकी इजीनेस के लिए ना ये सारे पॉइंट मैंने यहाँ पर भी लिख दिए हैं शीट के अंदर। पहला पॉइंट क्या लिखा है, ओपन कलेक्शन मॉनिटरिंग शीट। दूसरा क्या है, उसके अंदर क्या करना है, गो टू नेक्स्ट एक्शन डेट एंड फिल्टर ए टू जेड। समझ गया? yes, यानी कि जो कुछ आपको करना है ना, तो कलेक्शन इंजन में लिख कर दिया आपने, शीट खोली, नेक्स्ट एक्शन डेट पे गए, यहां पर जाकर उसको ए टू जेड के ऊपर फिल्टर कर दिया, तो पता लग गया कि आज किसको कॉल करनी है। अब इसने टाइम दे दिया कि आप जी मेरे को 15 नवंबर को फोन करना, तो मैंने डाल दिया 15 नवंबर। मैंने 15 इसने कहा 29 को फोन करना, चलो 29 डाल दिया। अब जैसे ही मैं इसको ए टू जेड करूंगा तो ये नीचे भाग जाएगा। अब 15, sort हो जाएगा accordingly. बस नाउ यू गॉट इट। मैं जानबूझ के ना इसके ऊपर टाइम लगा रहा था ताकि ये आपके माइंड में इनग्रेव्ड हो जाए। कुछ ऐसी चीजें हैं उपासना जो बड़ी बेसिक है, और हम बेसिक फॉलो नहीं करते तो हमें कलेक्शन नहीं आती, क्योंकि राइट टाइम पर हमने फोन नहीं किया ना उस वर्ड के हिसाब से, तो समझ लो पिछली कॉल का आज तक की सारी की हुई मेहनत खराब हो जाती है।
राइट, तो यू गॉट माय पॉइंट। तो कलेक्शन इंजन के अंदर अब आपको पता लग गया कि आपने कलेक्शन मॉनिटरिंग शीट खोली, ए टू जेड किया, करंट डेट से स्टार्ट करेंगे, आपने टैली को ओपन कर लिया, आपने ओवरड्यू डेटर की लिस्ट देखी, फिर आपने कलेक्शन मॉनिटरिंग शीट के अंदर अमाउंट को अपडेट कर दिया। अब आपने एक्शन लिए और 40 इफेक्टिव कनेक्ट करने हैं हर रोज, मिनिमम 40 चाहिए मुझे, ठीक है। राइट। हाँ, तो कैसे आएगा, जैसे यहाँ पर आप कुछ भी लिखोगे ना, अभी कनेक्ट कितने 28 आ रहे हैं, उससे जो कुछ भी बात हुई आपकी, उससे जो कुछ भी बात हुई, आपने लिखा ही विल पे टुमारो, जब आपने ये लिखा, अभी देखो 28 आ रहा है ना BO3 के अंदर, अब जैसे मैं इसको करूंगा 28 की जगह 29 हो गया, राइट, यस, यानी कि 29 कनेक्ट हुए, तो ये स्कोर हमारा कितना होना चाहिए, 40 होना चाहिए। इज इट क्लियर टू यू? कि डेली बेसिस पे हमने 40 एटलीस्ट कॉल्स करनी है। हाँ, ज्यादा हो जाए तो अच्छी बात है, ज्यादा हो जाए तो 40 मुझे लगता है कि बड़ी अच्छी इफेक्टिव कॉल हो जाती है एक दिन के अंदर। अच्छा, जब भी आप कॉल कर रहे हो तो प्रीवियस रिमार्क को पढ़ोगे आप, यस, दो स्ट्रेटजी मैं आपको बता चुका हूँ, नेक्स्ट एक्शन डेट अपडेट करोगे यस, आप प्रोफेशनल रिमार्क्स अपडेट करेंगे उस कॉलम के अंदर, यस, हर एक क्लाइंट के साथ यूनिक स्ट्रेटजी के साथ में ऑपरेट करेंगे। राइट, आप ऑनलाइन मीटिंग भी मेरे साथ शेड्यूल करवा सकते हो या टीएस के साथ शेड्यूल करा सकते हो जहां पे आपको अर्जेंसी लगे। आज ठीक है, करा देना, वो कह रहे कि नहीं नहीं मेरी पहले बात कराओ जी, ये हमारी टर्म्स ऐसे नहीं थी, तो करा देना, आपके पास अथॉरिटी है मीटिंग फिक्स कराने की। यस, अच्छा, आपने ना एमआईएस को भी प्रॉपर्ली अपडेट करते रहना है। एमआईएस का मतलब ये है, ये देखो अक्टूबर के महीने की जो कलेक्शन आ रही है ना, तो जिस पर्सन ने जितने पैसे दिए, मान लो विक्टोरिया कार रेंटल ने 1 तारीख को 20,000 रुपए दे दिए, न्यू स्टैंडर्ड ने 15,000 रुपए दे दिए, तो जिसने जो पैसे दे दिए उस पैसे को आप मेंशन कर दोगे यहाँ पे। ठीक है, तो जैसे आप इस पैसे को यहाँ पर मेंशन करोगे, तो ये मैं आपको एक खास अकाउंटिंग डिवीजन की दिखा रहा हूं, अब इसको कंसोलिडेशन वाली में कन्वर्ट कर देंगे। ये एक खास अकाउंटिंग डिपार्टमेंट की हमारी ये वाली कलेक्शन मॉनिटरिंग शीट है, तो जिसके ऊपर आपको फॉलो करना है। राइट, ओके, गॉट इट। तो अब यहाँ पर जैसे आपने एमआईएस को अपडेट किया, तो वो करने से क्या होगा, आपकी कलेक्शन फॉर द डे निकल कर आ गई। यस, तो मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको ये बताया ना कि आपको फैमिलियर कर लेना है अपने आप को क्लाइंट के वर्किंग एनवायरनमेंट के साथ में। यस, आपको हर एक ट्रांजेक्शन पूरी तरह से क्लियर होनी चाहिए जब आप कस्टमर से बात कर रहे हो कि बात किस चीज की कर रहे हो। यस, कोई भी कम्युनिकेशन गैप होगा तो आप कम्युनिकेशन में रहेंगे आरएम या सीनियर या टीएस के साथ में। यस, और ये भी मैंने क्लियर कर दिया कि आप अवेयर हो कि आप सामने किससे बात कर रहे हो, ह्यूमन बीइंग से बात कर रहे हो जिसके सारे के सारे इमोशंस होते हैं, उस तरीके से बात कर रहे हो, राइट। अब हो क्या रहा है, जैसे जैसे आप ये कम्युनिकेट उससे करना शुरू कर रहे हो, तो अब जो पैसे आ रहे हैं, उसको आप अपडेट भी करते चले जा रहे हो कलेक्शन मॉनिटरिंग शीट के अंदर, यस, ठीक है। अच्छा, ये मैंने आपको बता दिया, ये भी मैंने आपको बता दिया कि 40 इफेक्टिव कनेक्ट करने हैं, आपको कनेक्टिंग डोर स्ट्रेटजी के बारे में बता दिया, आपको नेक्स्ट एक्शन डेट के बारे में बता दिया, आपको मैंने प्रोफेशनल रिमार्क्स के बारे में बता दिया, और मैंने आपको क्या बोला कि आप यूनिक स्ट्रेटजी हर कस्टमर के लिए यूटिलाइज करेंगे। और मैंने आपको ये भी बताया रिक्वायरमेंट बेसिस के ऊपर आप मैनेजिंग डायरेक्टर के साथ में, मैनेजमेंट के साथ में मीटिंग भी क्रिएट करवा सकते हो, वेट नहीं करना, गॉट इट सर। राइट। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। एमआईएस शीट अपडेट करने के लिए मैंने आपको बताया, यस, देखो ऐसा है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है। टुडेज कलेक्शन, आज की जो कलेक्शन हो गई है ना, उसका अमाउंट आप टेक्निकल स्पेशलिस्ट को भी व्हाट्सएप कर देना और एमडी को भी व्हाट्सएप कर देना शाम को जाने से पहले। ठीक है, तो इससे ना एक यूनिवर्स के अंदर एक मोमेंटम क्रिएट होता है, मोमेंटम क्रिएट होता है कि ये इन ये इन ये इन, तो आप जब डेली बेसिस पे किसी को ट्रैक करते हो तो ये हैबिट का पार्ट बनता है, और ये कलेक्शन एक फ्लो की तरह आपकी लाइफ में बिजनेस के अंदर काम करना शुरू कर देता है। ये करना है आपको शाम को जाने से पहले, ओके, ओके। अच्छा, उससे पहले उपासना जरा एक क्वेश्चन आया है उसको ले लेते हैं। If there are 7 bills out of which 3 are due and 4 which are not due, so which amount to put into Google sheet? जितना अमाउंट ड्यू हुआ है
3 बिलों का अमाउंट ड्यू हुआ है ना, तो हमने 3 के पैसे मांगने हैं, तो उस टाइम आपने 3 बिलों के अमाउंट को ही अपडेट करना है। अगली बारी जब उसको खोल कर देखेंगे तो ज्यादा बिल आउटस्टैंडिंग हो गए हैं, तो 4 का डाल देंगे, 5 का डाल देंगे, यानी कि जितने ड्यू हो गए हैं उसी के लिए तो हम बात कर सकते हैं। और ये कैसे काम करता है, ओल्ड टैब करके, ओल्ड टैब किया यहाँ पर चले गए, ओल्ड टैब किया यहाँ पर चले गए, दैट मीन टू से अल्टर टैब ही तो काम करता है उसके अंदर। ये देखो ओल्ड टैब किया तो कलेक्शन मॉनिटरी शीट खुल गई, ओल्ड टैब किया तो टैली खुल गई। पॉइंट ये था कि कलेक्शन कोऑर्डिनेटर के डेस्क के ऊपर दोनों की दोनों शीटें खुली रहनी चाहिए। अच्छा उपासना, नेक्स्ट क्या है कि जब पैसे रिसीव होते हैं ना, तो हमारे यहाँ पर एक प्रोसेस है कि पैसे आने के बाद हम उसको एक्नॉलेजमेंट रिसीप्ट जरूर भेजते हैं। थैंक यू, Yes. एक तो हम उनको थैंक यू भी कर देते हैं, प्लस उसकी एक्नॉलेजमेंट रिसीप्ट भेज देते हैं। तो उससे ना एकदम दिमाग उसका क्लियर हो जाता है क्लाइंट का, ईमेल के थ्रू ही जाती है वैसे ये, और व्हाट्सएप के ऊपर थैंक यू जाता है। तो ये एक ना बड़ी पॉजिटिव वाइब्स क्रिएट करता है। तो आपको रिसीप्ट भी इशू करनी है। So ये प्रॉपर एक मतलब रिसीप्ट होगी या सिर्फ एक हम एक्नॉलेजमेंट मैसेज या एक्नॉलेजमेंट मेल सेंड करेंगे? व्हाट्सएप के ऊपर तो थैंक यू की एक्नॉलेजमेंट जाएगी, यस। और जो प्रॉपर रिसीप्ट है हमारी कंपनी की, जैसे ही पैसे हमारे अकाउंट में आ गए तो हम उसकी रिसीप्ट इशू करते हैं अपनी कंपनी में, फाइनेंशियल कंट्रोल यस। के पॉइंट ऑफ व्यू से, अकाउंटिंग यस। पॉइंट ऑफ व्यू से, वो रिसीप्ट की स्कैन कॉपी जाएगी क्लाइंट के पास। ओके सर। यस, तो वो फ्यूचर में बहुत काम आती है। देखो जो भी आपके पास कैश कई बार सेल्स वाले दे जाएंगे, जो कलेक्शन करके वो अगर लेकर आते हैं, फील्ड एग्जीक्यूटिव कई बार कैश भी ले आता है, कई बार फील्ड एग्जीक्यूटिव चेक भी ले आता है, तो वो आपको बाय द एंड ऑफ द डे हैंड ओवर कर देना है अकाउंटेंट को, ताकि वो सुबह मॉर्निंग में बैंक में जमा करा दें। क्लियर है ये वो पॉइंट? यस। इसका जरा ध्यान से जरा हैंडल करना। अच्छा, आपको कस्टमर कह रहा है कि जरा लेजर अकाउंट मेल कर दो, तो देखो आप सीधा टैली में से निकाल के लेजर अकाउंट एकदम शुरू शुरू में मेल मत करना। आप हमेशा अकाउंटेंट जी को बोलना कि आप फटाफट से मेल कर दो उनको। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ उपासना, मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ, कई बार ना लेजर रिकंसाइल नहीं होता। यस। अगर अकाउंटेंट भेज रहे हैं ना उसको, तो जिम्मेदारी से भेजेंगे। बाकी थोड़े ठीक टाइम है। के अंदर आप भी फैमिलियर हो जाओगे, थोड़े टाइम के बाद जब आपको पता लग गया कि ये वाला अकाउंट तो ऑलरेडी रिकंसाइल्ड है, इसी पे मेरी बातचीत चल रही है और ये फाइनल है, तो आप भी उसको भेज सकते हो। जैसे ही मैं आपको ऑथराइज करूंगा तो आप भेजना शुरू कर देना। अभी आपने ईमेल जो लेजर अकाउंट करना है वो हमेशा अकाउंटेंट के थ्रू करना है, डीएल खोल दो ना उनके नाम पे। ठीक है। दिस इज हाउ लाइक यू नीड टू परफॉर्म द फंक्शन ऑफ द करेक्शन कोऑर्डिनेटर। सो आर यू रेडी उपासना? यस सर। आपने फाउंडेशन समझ ली है, कम्युनिकेशन इज द फाउंडेशन। यस करेक्ट। Yes, yes, and welcome. Welcome, Upasna, to our company as a collection coordinator, and let's create amazing result for the company. Welcome, welcome, welcome. थैंक यू सर। श्योर। Thank you. तो अब ना फ्लड ऑफ कलेक्शन आने वाला है हमारी कंपनी के अंदर विद योर इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स, एंड थैंक यू वेरी मच। और अब मैं आपको आपकी पार्टिसिपेशन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं अभी आपको एग्जिट कर रहा हूं यहां से डिसेबल टॉकिंग के अंदर। ओके उपासना, राइट? Yes, my dear friend. Yes, my dear friend. Are you present to the complete communication that I had with the collection coordinator? How was it? How was it? How was it? Any question? Anything coming in your mind? How was it? How was it? Do you think it will create some value for your company? If yes, then please type value in the chat box. Got it. Got it. Got it. उससे पहले आपके कोई क्वेश्चन है तो मैं उसको आंसर कर देता हूं। आपका एक क्वेश्चन आया, इफ कलेक्शन इज इन कैश एंड कच्चा देन हाउ टू गिव रिसीप्ट। तो जैसे कच्चे पैसे रिसीव किए हैं वैसे कच्ची रिसीप्ट दे देना उसको, कच्ची रिसीप्ट यानी कि व्हाट्सएप पे थैंक यू कर देना के लिख के। राइट। तो कलेक्शन इज बिगेस्ट बॉटलनेक, अनिल जी ने कहा, और ये इसकी वजह से बहुत अमेजिंग वैल्यू क्रिएट होगी। तो देखो ये मैं आपसे क्यों शेयर कर रहा हूँ, सुन लो सारे, ये सब चीजें मैं आपसे इसलिए शेयर कर रहा हूँ। पहली बात तो ये कि कैश फ्लो मास्टरी इज माय पैशन।
तो पिछले 20 ईयर से ना मैं कैश फ्लो के वेरियस एंगल को पर्सनली एक एक एस्पेक्ट को खोल के इलैबोरेट करके रिसर्च कर रहा हूँ, स्टडी कर रहा हूँ और आप सब लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूँ ताकि आप फ्लड करें अपने बिजनेस को विद कंसिस्टेंट कैश फ्लो माय डियर फ्रेंड। तो जब मैंने अपनी बुक लिखी ना फाइनेंशियल फ्रीडम विद फाइनेंशियल कंट्रोल, लोग इसको बहुत पसंद कर रहे हैं क्योंकि इसी तरह के छोटे छोटे प्रैक्टिकल एग्जांपल मैंने उसके अंदर मेंशन किए हैं। चार्टेड अकाउंटेंट की डिग्री करने के बाद रिच डैड पुअर डैड, मनी और द मिलेनियर माइंडसेट, जो कि रॉबर्ट कियोसाकी, टोनी रॉबिन्सन और टी हार्व एकर हैं, ये मेरे मेंटोर हैं। प्रैक्टिकली ये रियल लाइफ के अंदर मनी किस तरह से मनी मेकिंग मशीन हो जाती है, तो चार्टेड अकाउंटेंसी के लर्निंग, टैक्सेशन की लर्निंग से लेके प्रैक्टिकली होना किस तरीके से है, इसके ऊपर मैंने रिसर्च किया। तो मेरे साथ ना एक इंसिडेंस हुआ था, क्लाइंट तो सुसाइड करने ही वाला था, कैश फ्लो मिसमैनेजमेंट हो गई ना। हमने काम किया कैश रिच बिजनेस के ऊपर और आज की डेट में वो एक अमेजिंग लाइफ लीड कर रहा है। तो मैंने मिशन ही बना लिया, मैंने कहा कि अब ना मुझे पूरी तरीके से आपके साथ मिलके काम करना है। पहले मैं एक रूटीन कंप्लायंस वाले काम करता था एक मीडियोकर फैमिली से, नाउ पूरी तरीके से मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट की जो रियल फाइनेंस की नॉलेज है उसको प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे इंप्लीमेंट करना है, वो उस पैशन के साथ में आपसे डील कर रहा हूं। और मैंने मिशन बना लिया अपनी लाइफ का to educate and enlighten 1 million people by 2021 so that they experience financial freedom with financial control in their company and life। बहुत से बिजनेस ओनर के साथ में मैंने पर्सनली काम किया जिनकी टर्नओवर 1 करोड़ से लेकर 10 करोड़ तक की है और 15,000 से ज्यादा बिजनेस ओनर मेरे वेरियस प्रोग्राम के अंदर पार्टिसिपेट कर चुके हैं। और आज भी आप इसलिए पार्टिसिपेट कर रहे हो क्योंकि मैं इस मिशन के अंदर हूं, मुझे आपने अपॉर्चुनिटी दी है आपको सर्व करने के, आई एम ट्रूली थैंकफुल फॉर दैट। एंड आप देखो तो कैश फ्लो ना, मुझसे लोग पूछते हैं कि सिर्फ बातें ही हैं कि लाइफ में काम भी करता है। देखो जब मैं डिजायर गाड़ी पे घूमता था कैश फ्लो की मास्टरी करके, मर्सिडीज के सपने सोचता था, तो कैश फ्लो के सपने पूरे होते हैं जब आप उसकी मास्टरी करते हो। सारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करने के बाद कैश फ्लो की बारिश ऐसे होती है कि आप अपनी ड्रीम को भी फुलफिल कर सकते हो। कंडीशन ये है कि आपको मास्टरी करनी है कैश फ्लो की। ये कुछ मैं आपको बोस्ट करने के लिए नहीं बता रहा, मैं बता रहा हूं कि ये सबके ऊपर काम करता है कैश फ्लो का काम। आपको वर्क में फ्रीडम मिल रही है, हेल्थ में फ्रीडम मिल रही है, स्पोर्ट्स में फ्रीडम मिल रही है, फैमिली, स्पिरिचुअल लाइफ और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर। देखो क्या करना है, बिजनेस ओनर जब हम डील कर रहे हैं कि हमें तो एक्यूरेट मंथली प्रॉफिट ही नहीं पता, हाँ कैश फ्लो मिसमैनेजमेंट है हमारे बिजनेस के अंदर, फाइनेंशियल डिसिप्लिन नहीं है बिजनेस में, लगातार प्रेशर फील कर रहे हैं हम पर्सनल लाइफ में और लास्ट मिनट पे कंप्लायंसेस हो रही है, चेक्स एंड कंट्रोल है नहीं बिजनेस के अंदर, पूरी तरह से फंस गए कैश फ्लो के ट्रैप के अंदर। तो आपको देखो क्या देखना है, सबसे पहले तो कैश फ्लो का डैशबोर्ड होना चाहिए, पता लगे ना कितना पैसा मेरे पास है, कितने टाइम के लिए सफिशिएंट है। तो मैं एज ए कैश फ्लो कोच आचरेकर जी की तरह, आचरेकर जो कोच हैं उनकी तरह आपके बैट को सीधा किया, अरे सचिन तेंदुलकर तो आप हो, सचिन तेंदुलकर तो मेरे दोस्त बिजनेस ओनर, मेरे फाइनेंशियल कंट्रोलर दोस्त आप हो, आपने चौके छक्के मारने हैं। तो मैं आपको वो गाइड करता हूं कि बैट हल्का सा सीधा कैसे करना है। तो मिलेनियर बिलेनियर का फ्रेमवर्क कैसे काम करता है, देखो आपको क्या करना है, प्रॉफिटेबल बिजनेस करना है, वैल्यू बेस्ड, यानी कि बिजनेस मॉडल पे देखो ना, आपके बिजनेस मॉडल में दम है ना, जान है ना, प्रॉफिटेबल है ना। एक बार अपना बिजनेस मॉडल मेरे से पास जरूर करा लेना फाइनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा आप देखो कि आप कैश फ्लो मॉडल को फॉलो कर रहे हो, फाइनेंशियल समरी देख रहे हो, पता तो लगे कि प्रॉफिटेबिलिटी हो रही है कि नहीं हो रही है। देखो आपको कहाँ पे देखना है, आपको अपने कैश फ्लो मॉडल पे देखना है। ओके, अब आपने क्या किया, आपने ये देखना है कि आपका कैश रिजर्व क्रिएट कर रहे हैं बिजनेस के अंदर, तो जितनी कलेक्शन आएगी उसका परसेंटेज हमें एक कैश रिजर्व के अंदर डालना है। और कैश रिजर्व को यूटिलाइज कैसे करना है, अपनी पर्सनल लाइफ के अंदर 6 जार टेक्नोलॉजी को फॉलो करना है। ये मैंने जेएससी ऑनलाइन के ऊपर वीडियो दी हुई है। अच्छा 6 जार टेक्नोलॉजी आपकी मनी मैनेजमेंट का एक बड़ा अमेजिंग तरीका है जिसको आप फॉलो करेंगे। तो ये है आपका मिलेनियर एंड बिलियनियर का फ्रेमवर्क। तो जेएसए ऑनलाइन मैंने एक पोर्टल क्रिएट किया है जो कि हेल्प कर रहा है पीपल को टू रन प्रॉफिटेबल एंड कैश रिच बिजनेस, वो कैश फ्लो मास्टरी के लिए है।
तो मैं ना ये कैश फ्लो मास्टरी की 1 ईयर की हैंड होल्डिंग सपोर्ट प्रोवाइड करता हूँ फॉर जस्ट 15,000 प्लस जीएसटी, 1 साल की होती है। अगर आप इस पर रजिस्टर करना चाहें तो यू आर मोस्ट वेलकम टू रजिस्टर इनटू दैट। और इसमें ना 5 AM के टॉपिक भी अवेलेबल रहते हैं। तो मैं चाहूंगा कि इसके बारे में और जानने के लिए, अभी कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने पहली बार पार्टिसिपेट किया है, पहली बार पार्टिसिपेट किया है, ललित शर्मा जी कह रहे हैं हाउ वी कैन रिसीव टुडेस रिकॉर्डिंग एंड रिविजिट, तो ये जेएससी ऑनलाइन के ऊपर अवेलेबल है। अगर आप जेएससी ऑनलाइन में रजिस्टर्ड नहीं है और आप मेरे से 1 to 1 करके और समझना चाहते हैं तो चैट बॉक्स में ना 1 to 1 टाइप करो। अगर आप एग्जिस्टिंग जेएससी ऑनलाइन के सब्सक्राइबर हैं फिर मुझसे 1 to 1 करना चाहते हैं तो आज एक अपॉर्चुनिटी है, यहाँ पर 1 to 1 मेंशन करो ताकि हम उसको और डीपर लेवल के ऊपर स्टडी करें। 1 to 1 एक जूम का सेशन होता है 30 मिनट का, जिसमें मैं आपसे बात करता हूं डिटेल के अंदर, आपकी रियल लाइफ की बिजनेस के एस्पेक्ट में डील करता हूं। तो दोज पीपल हु आर देयर राइट नाउ एंड वांट टू डू 1 to 1 विद मी, please type 1 to 1 in the chat box, like people are typing 1 to 1 1 to 1 1 to 1 1 to 1. Yes, please type. This is an opportunity for you to type 1 to 1 with me and I will explain you in detail. Okay, तो जो लोगों ने टाइप कर दिया है थैंक यू, हम 1 to 1 बात करेंगे। एंड आपका अभी भी कोई क्वेश्चन रह गया माइंड के अंदर तो आप पूछ लो, अदरवाइज माय सेशन इज कंप्लीट। मैंने प्रॉमिस किया था 90 मिनट का सेशन है, हमने 5 बजे स्टार्ट किया, 6:30 वी आर कंप्लीट। एंड थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी फॉर पार्टिसिपेटिंग टुडे इन दिस सेशन। एंड अब कलेक्शन के अंदर ना कमाल कर देना है, आपने कमाल कर देना है। इस साइंस को आपने अपने अपने कलेक्शन कोऑर्डिनेटर है ना, उनको इसका वीडियो दिखाओ। ये वीडियो मैं जेएससी ऑनलाइन पे डाल रहा हूं, उनको ये वीडियो दिखाओ, उनको बोलो कि इसको देखो। उनके फर्दर कोई क्वेश्चन आते हैं तो प्लीज फील फ्री टू कॉन्टेक्ट मी, क्योंकि ये हंड्रेड्स ऑफ बिजनेस ओनर के यहाँ पर ये कलेक्शन इंजन का सिस्टम लगा हुआ है तो वो उसको यूज कर रहे हैं। तो आप उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड ये डायरेक्टली कर सकते हो। पिछली वीडियो में मैंने कलेक्शन इंजन के बारे में कवर किया था, अब मैंने कलेक्शन कोऑर्डिनेटर ने कैसे काम करना है वो कवर कर दिया है। एंड लास्ट, थैंक यू आर अमेजिंग सोल। ना केवल आप सुबह आकर इसमें पार्टिसिपेट करते हो, अपनी लाइफ के अंदर डिफरेंस कॉज कर रहे हो। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि जब मेरा आपके पास 5 AM का मैसेज आता है तो अपनी कम्युनिटी में जिसको ये फॉरवर्ड कर सकती हो ये वाला 5 AM का मैसेज, इंकरेज करो कि और लोग भी जो है अपना आउट ऑफ द बॉक्स सोचें और आए और लाइव पार्टिसिपेट करें, उनके साथ अपने एक्सपीरियंसेस भी आप शेयर करो। जितनी आप शेयरिंग करोगे उतनी ज्यादा ये रोशनी, ये लाइट, ये कैश फ्लो की मास्टरी फैलेगी और आप उनकी लाइफ में रियल कंट्रीब्यूट कर सकोगे इसके द्वारा। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच एंड बाय। आपका एक क्वेश्चन आया है विवेक जी, इज देयर एनी वे फॉर ऑटोमेटिक डाटा ऑन कलेक्शन मॉनिटरिंग शीट वाया टैली? कभी मत करना विवेक शाह जी, ऑटोमेटिकली टैली में से कलेक्शन मॉनिटरिंग शीट के ऊपर डाटा कभी मत करना, वरना हमेशा सिंक्रोनाइजेशन की प्रॉब्लम रहेगी, कोऑर्डिनेशन की प्रॉब्लम रहेगी। एक नया हमने पाइप के अंदर बैंड डाल दिया, वो हमने नहीं करना। कलेक्शन होगी हमेशा अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के बेसिस के ऊपर और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का एक्सेस हम देने वाले हैं कलेक्शन कोऑर्डिनेटर को। व्यू राइट रेस्ट्रिक्ट कर देंगे, लिमिटेड एरिया वो देख पाएंगी, एंट्री कोई कर नहीं पाएंगी। दैट इज द बेस्ट वे विवेक जी। और 1 to 1 करो ना मेरे साथ। 1 to 1 जब आप करेंगे विवेक जी, देन आई विल एक्सप्लेन यू कि व्हाई दिस साइंस हैज बीन क्रिएटेड। तो वंस अगेन बाय एंड थैंक यू एवरीवन।